मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है जर्नल इंग्लिश का, कौन सा, फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ए कंप्रीहेंशन इंट्रोडक्शन पार्ट 2, सेकेंड सेमेस्टर का जो आपका पेपर होगा उससे संबंधित ये पूरा वन शॉट वीडियो ना होने वाला है। वन शॉट वीडियो मतलब इसी इसी के अंदर आपको सारा कोर्स रिवीजन हो जाएगा। देखो, यूनिट फोर्थ में आपका क्या आता है, सीवी आता है, रिवाइज करवा दूंगा इसी के अंदर आपको, समझ, विद एग्जाम्पल लेकर आया हूँ आपके सामने। ऐसा नहीं है कि उसके बाद में जॉब एप्लीकेशन का प्रश्न आता है, रिवाइज करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप। न्यूज़ रिपोर्ट आती है, रिवाइज करवा दूंगा। देखते जाना, बस 1 मिनट दे दो मुझे, आपको सारी चीज़ें कैसे रिवाइज होंगी देखने को मिलेंगी। यूनिट नंबर थर्ड है, कहानी आती है आपके सामने, जो प्रश्न देखने को मिलते हैं, ट्रस्टी विद डेस्टिनी, आपको पूरी की पूरी समरी देखने को मिलेगी, सारी चीज़ें उसमें रिवाइज करवा दूंगा। अगले वाला आई हैव ए ड्रीम, पूरा का पूरा आपको अच्छे से समझने को मिलेगा। नरेशन है यूनिट नंबर सेकंड में, ग्रामर आती है, बच्चों को बिल्कुल नहीं समझ में आती है, सर कैसे करें क्या करेंगे, मोहित सर है, फिक्र लेने की जरूरत नहीं है। आपको सारे रूल कराऊंगा बिल्कुल बेसिक से, और सारे उदाहरण के साथ समझा दूंगा, मज़ा आ जाएगा आपको करके, एकदम टेंशन मत लेना आप जब तक मैं हूँ। और एक्टिव पैसिव करवाऊंगा इसके अंदर साथ के साथ, वो भी रूल के साथ में, समझ में आ गया आपको। फिर मॉडल भी मैं करवाने वाला हूँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं, मैं ट्रिक के साथ करवाने वाला हूँ। ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि जीवन भर नहीं भूलोगे कंपटीशन में, और ऐसा आलतू फालतू नहीं, एकदम रिपीटिव लेकर आया हूँ। एंटोनिम सिनोनिम, पूरी दुनिया परेशान है, सर एंटोनिम सिनोनिम कहाँ से करें, सर एंटोनिम सिनोनिम कहाँ से करें, मोहित सर करवाएंगे आपको, फिक्र मत कीजिए, ट्रिक के साथ। समझ में आ गया। ऐसा कंटेंट कहीं और नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ यूनिवर्सिटी चैंपियन यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। आपके 2 मिनट लिए मैंने, लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये 2 मिनट अगर आपने मुझे दिए, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, तो ना तो आपको कहीं और जाने की जरूरत पड़ेगी, और ना ही आप एग्जाम के अंदर बिल्कुल भी फेल होगे। आप बस इस वीडियो को पूरा देखिए अच्छे से, सारे रूल को अच्छे से याद कर लेना आपको। बाकी के वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से और वीडियो देख लेना। तो सबसे पहला जो पर्सन आपके सामने आता है वो किसका आता है, सीवी का पर्सन आता है। कि सीवी क्या होती है, सीवी होती है, आप जब कोई भी प्राइवेट कंपनी में जाते हो तो अपना पूरा बायोडाटा दिया जाता है आपके द्वारा, कि भाई मेरा नाम, नाम ये है, मेरा पता ये है, मेरा घर ये है, मैं इस पढ़ाई में इस चीज़ में बढ़िया हूँ, मेरी हॉबी ये है। तो ये सब चीज़ें जिसमें बताई जाती हैं सीवी। आया मान लो कि थारी जन्मपत्री है या एक तरीका की, समझ में आ गई, उसे क्या कहा जाता है, सीवी के नाम से जाना जाता है। अब जो सीवी शुरू होता है, पहले इसका फॉर्मेट देखेंगे, फिर आपको उदाहरण के साथ भी समझाऊंगा, है ना। तो सबसे पहले सीवी में क्या आता है, आपका पूरा नाम है वो देखने को मिलता है। सीवी में क्या देखेगा, आपका पूरा नाम देखने को मिलेगा, आपका पूरा का पूरा एड्रेस है वो देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपका पूरा नाम आएगा, फिर आपका एड्रेस आएगा, फिर आपकी जो सिटी है भाई वो, मतलब एड्रेस ही आ जाएगा, सिटी आ जाएगी, फिर आपका अपना फ़ोन नंबर, इंपॉर्टेंट है इसमें फ़ोन नंबर देना, समझ आ गया। और ऐसा नहीं कि आपका आपका खुद का लिख लोगे, आपको वो लैंडलाइन नंबर वगैरह के नंबर होते हैं ना, उस तरीके से लिख देना है, समझ आ गया। ईमेल एड्रेस लिखना है, लिंक्डइन की प्रोफाइल या वेबसाइट का अगर आपकी कोई है तो इस चीज़ के बारे में बताना है। और यहाँ पर आप कार्रवाई मत करना इंस्टाग्राम वाली लिखने की, ये लिंक्डइन प्रोफाइल वाला ऑप्शन है, इसको आप कैंसिल कर सकते हो, देना चाहो तो दे सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो आपको इसमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना होता है, और अपना एड्रेस लिखना होता है, और फ़ोन नंबर और ईमेल लिखनी होती है, बस। ये आपको 4 चीज़ें स्टार्टिंग में जब शुरू करो सीवी को, तब 4 चीज़ें लिखनी होती हैं, आपका नाम, आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। याद हो गया आपको अच्छे से। फिर आपको क्या लिखना होता है, आपको लिखना होता है प्रोफेशनल समरी, 3 से 4 लाइनों में आपका क्या एक्सपीरियंस है। भाई थे कोई काम शुरू करिए तो 2 चीज़ उसका है, समझ में आ गया। कोई भी कंपनी में अप्लाई करने के लिए जा सकते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, क्या तो आपने पहले भविष्य में किसी और कंपनी में काम किया है, आप जॉब को स्विच कर रहे हो, या फिर दूसरा क्या हो सकता है, भाई थे कट्ठे काम कौन करे, घर ठाला बैठा नयो काम चाहिए था, दोनों चीज़ें हो सकती है ना। तो उसमें क्या कर सकता है, आपको 2 से 3 चीज़ें हैं जो जिंदगी में थे इतना दिन लट कर नहीं, उनका बारे में बताना हुआ है, समझा, जो आपने जीवन में इतने दिन किया है उसके बारे में बताना होता है। फिर ये सारे एग्जाम्पल के साथ और भी अच्छे से समझा दूंगा कि आपको मैंने वो बताया था वो वहाँ पर क्या आएगा। अगले वाला क्या है, एजुकेशन। एजुकेशन क्या होगी, भाई इतना दिन थे जो घर का रुपया फूके ही
जो जो पढ़ाई करी है, जो जो डिग्री थारा पढ़ी है, वह कागज़ की पतरी हूँ वह कौन सी तो कठी तो कौन सा इंस्टीट्यूट करी, कौन सा लोकेशन करी, कौन सो मंथ, कौन सो ईयर, वह सारी की सारी चीज़ें बता देनी। मतलब 10वीं क्लास की, 12वीं क्लास की, ग्रेजुएशन की और कोई डिप्लोमा थारकन एक्स्ट्रा तो उसकी जानकारी थाने दूसरा नंबर पॉइंट में देने हुआ। अच्छे से समझ लेना। स्टार्टिंग में जो पॉइंट आएगा उसमें क्या आएगा, आपका नाम, आपका एड्रेस, ईमेल आईडी नंबर, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। स्टार्टिंग में आपको ये लिखना है। फिर प्रोफेशनल समरी में क्या देना आपको, ये देना है कि भाई साहब मैं पहले राधे श्याम जी की दुकान में काम कराया करता हूँ, लेकिन राधे श्याम जी खुद की कमाई को नहीं मन कठिन नौकरी देते को, तो साहब थे दो मन, है ना। ऐसे वाली लाइनें लिखनी होती है, वो प्रोफेशनल तरीके से लिखनी है, वो मैं समझा दूंगा, लेकिन आप अभी ऐसे अपनी भाषा में समझ लो। दूसरे वाला क्या, एजुकेशन। इतना दिन थे जिंदगी में के करियो, ये जो खराब करें ना 15-20 साल जिंदगी में, ये के कट्ठे खराब करें, कितनी तरह परसेंटेज है 10th क्लास में, 12th क्लास में, ग्रेजुएशन में, ये सारी की सारी जानकारी आपको देनी होती है एजुकेशन वाले कॉलम में। तीसरे वाला पॉइंट होता है वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस क्या होता है, जॉब टाइटल। भाई थे मत बताए ना राधे श्याम जी वाली दुकान में काम करे हो थे, तो भाई बात है, भाई चीज़ बतानी कि वर्क को एक्सपीरियंस थान कठे है, कौन सी कंपनी में है, कठे व लोकेशन ही, कितना मनाओ लेके कितना मना तक थे उठे काम करियो है। समझ में आ गया आपको। बाकी की चीज़ें एग्जाम्पल में और अच्छे से समझा दूंगा। अभी आपको मैं पूरा फॉर्मेट समझा रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें इसमें आती हैं। यहाँ पेटी बांध के बैठ जाओ, कभी थरा मचड़ो मन करने लग जाए कि चलो मैं जा रही हूँ, मेरे तो कौन देखा ना जी करे वीडियो ने। पास होना है तो वीडियो पूरा देखना है, बस एक ही नियम याद रख लो। चौथा, स्किल। तो आपके पास क्या स्किल है भाई, स्किल थारे अंदर क्या है। इंस्टाग्राम पर आईडी खोज के कोई ना मैसेज करना स्किल है, या फिर थाने कोई जो काम धंधो भी आवे है कोई बढ़िया सो, तो टेक्निकल स्किल, जैसे आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना आता है, या कोई राधे श्याम जी की दुकान में थाने कोई हलवा मिठाई बनानी हो बढ़िया, तो जो भी स्किल है आपके अंदर वो आपको बता देनी है। क्यों, जहाँ को काम आओगे वहीं कोई काम मिलेगा थान। सॉफ्ट स्किल, तो सॉफ्ट स्किल कहीं जाए थे तार दोस्ता साथ बैठ के बात करो, वह स्किल को नहीं हुई। मतलब आप अपने ग्राहक के साथ आपके अंदर मार्केटिंग की स्किल है या नहीं है। क्यों, कोई भी कंपनी वाला अगर आपको लेगा तो वो आपसे प्रोडक्ट तो अपना बिकवाएगा ही, तो आपके अंदर कम्युनिकेशन करने की स्किल आनी चाहिए। तो ये स्किल क्या होती है, सॉफ्ट स्किल। छोटे छोटे पॉइंट ही हनका ही नंबर मिली। अगला क्या, लैंग्वेज। आप कौन सी भाषा है उसको अच्छे से बोल पाते हो। इंग्लिश, स्पेनिश तो कठिया है, इंग्लिश, हिंदी और आपकी लोकल लैंग्वेज बोल पाते हो या नहीं बोल पाते हो, इन सब चीज़ों के बारे में। तो चौथा पॉइंट क्या होगा, आपको अपनी स्किल्स के बारे में उसको बता देना है। स्किल कितने प्रकार की होती हैं, टेक्निक सबसे पहले आती है टेक्निकल स्किल। कौन से क्षेत्र में आपको ज़्यादा नॉलेज है, समझ में आ गया। जैसा सीवी वहाँ पर जो पर्सन आ रखा है आपका, उस हिसाब से आपको स्किल बतानी है। 43 स्किल मत बता दियो, समझ में आ गई। जो क्वेश्चन में डिमांड है वही डिलीवर करना आपको। अगले वाला सॉफ्ट स्किल, ये फिक्स है, ये आपको लिखनी है कि मैं અહીંયા को बोल दूँ અહીંયા की कम्युनिकेशन लीडरशिप स्किल है, मालेगांव को सरपंच ही फैल है मेरा घर, वो तो मैं बस चुनाव ही कर लड़ रही हूँ, यह बात जरूर से लिखनी है था। अगले वाला क्या है, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज कैसी होगी आपकी, लैंग्वेज आपको कौन सी आती है, तो इंग्लिश और हिंदी अनिवार्य रूप से लिखनी है, बाकी और भी लिख को। अगले वाला पॉइंट है सर्टिफिकेट या कोर्स। तो आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, कौन सा कोर्स है, इसके बारे में आपको बताना है। तो सर्टिफिकेट और कोर्स वो आपको कब मिला, कौन सी एजेंसी ने उसको दिया है और उसकी डेट क्या होती है। अगले वाला पॉइंट है प्रोजेक्ट व रिसर्च। तो आपने कोई प्रोजेक्ट पे, कोई रिसर्च पे, कोई इंटर्नशिप करी हो है, जहाँ कॉलेज के समय इंटर्नशिप चलती है ना, जो बीटेक वगैरह की कंपनी होती हैं उनमें इंटर्नशिप चलती है। आजकल तो यूनिवर्सिटियाँ भी ऑफरली भी इंटर्नशिप कराने लग गई हैं, तो उनके बारे में आपको लिखना है कि मैंने साहब ई इंटर्नशिप में ई प्रोजेक्ट पर काम करे है। समझ में आ गया आपको। अगले वाला अवार्ड और अचीवमेंट। तो घर का अलावा, घर का जो थाना अवार्ड दिए कि ते कोई काम का को नहीं, वो अवार्ड के अलावा अगर थान जिंदगी में कोई अवार्ड मिलो है, या 10वीं क्लास में, या सॉरी 5वीं 6वीं क्लास में तेना चाहे जो पेंसिल मिली है, वो अवार्ड के अलावा अगर जिंदगी में थाना कोई अवार्ड मिलो है, कोई कंपनी में अवार्ड मिलो है, या फिर कोई थे बढ़िया कोई स्पोर्ट्स में अवार्ड मिलो है, या कोई थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह को कोई काफ़ी बार कंपनियाँ क्या कराती हैं भाई कंपटीशन कराती, उठे था ना कोई अवार्ड मिलो, અહીંયા का अवार्ड बताओ ना। ते कदे खदो कि मैं 10वीं क्लास में नाचो मन, तो ऊपर मैंने एक पेंसिल दी, डिक्शनरी दी, वो अवार्ड को नहीं हुआ। समझ में आ गया। तो ऐसा कोई प्रोफेशनल अवार्ड अगर आपको मिला है, तो अवार्ड का नाम क्या है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया और उसकी क्या डेट होती है, इसके बारे में आपको बताना है। अगले वाला क्या, रेफरेंस अवेलेबल अप टू रिक्वेस्ट। तो ये तो थो
मतलब भाई क्या धारा पर लिखनी है थानी यह चीज़ समझ में आ गई। अब आपको उदाहरण से दूंगा तब थारा ढंगू समझ में आओगी चीज़। सबसे पहले मैं थान के बताई ही कि आपना देनी है अपनी पर्सनल डिटेल। पहले भाई कोई भी आदमी जब थारी जॉब प्रोफाइल देखा है तो सब पहले क्या देखो भाई भाई साहब रात नाम के है अगला को यही तो देखना चाहो ना हर आदमी। तो सबसे पहले आपको क्या देना होता है अपना नाम देना होता है। आपका जो भी नाम है या आपके जो पर्सन में जो भी नाम आएगा वो नाम लिख देना। तो नेम लिख दिया आपने, फिर आपको एड्रेस लिख देना है। एड्रेस भी अब थे इतना बड़ा होगा कॉलेज में फर्स्ट ईयर में होगा, अब तक अगर था एड्रेस नहीं लिखना हो तो कुछ नहीं हो उसका भाई थरो के बाद में। तो आपको एड्रेस से पहले नाम फिर एड्रेस, फिर आपको क्या देना होगा फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। देखो ये सब चीज़ क्यों देनी हुई पहले तो आप यह चीज़ जानना। नाम और एड्रेस इसलिए देना हुआ है ताकि कोई भी व्यक्ति है जो आपकी जॉब प्रोफाइल आप पहले क्या करते हो वैसे भेजते हो। जब सरकारी नौकरी को तो फॉर्म अप्लाई करो ना, तो पहले हम सारी इन्फॉर्मेशन भरी जाए उस साबुन को कंपनी ने दो। तो पहले अगला आदमी जब जॉब थाने बुलाओ इंटरव्यू के लिए जॉब के लिए तो वो पहले देखा तो शुरू नाम यो है, फिर थाने फ़ोन करके बोलेगो कि भैया जो मैं इंटरव्यू लेना चाहूँ या ईमेल पर थारकन गिरते तो ये जानकारी मिनिमम तो अगला कन होनी चाहिए ना। तो इसीलिए आपके पास नाम एड्रेस फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी ये अच्छे से आपको लिख देनी है। ये यहाँ पर सबसे पहले ऊपर लिखना प्रोफेशनल डिटेल्स और यहाँ पर आपको ये वाली 4 चीज़ें लिख देनी है। समझ में आ गया। फिर क्या है कैरियर ऑब्जेक्टिव। तो कैरियर ऑब्जेक्टिव क्या है, आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो। तो एक कैरियर ऑब्जेक्टिव में बड़ी ही लाइन या आपा कौन लिखा आपा क्या लिखांगा जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई लिखांगा। अगले वाला पॉइंट क्या लिखोगे एजुकेशन वाला पॉइंट बनाओगे और उसमें एजुकेशन लिखोगे। पहला पॉइंट प्रोफेशनल का बारे में, दूसरा पॉइंट थारी एजुकेशन का बारे में। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपकी जो सबसे बड़ी जो आपके पास डिग्री है वो लिखनी है। तो जैसे कि इंजीनियर की पोस्ट के लिए उस आपको सीवी बनाना है तो आपको क्या लिखना है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक है क्या है कंप्यूटर साइंस में थारखंड। समझ में आ गया। अगर आपको कोडिंग वगैरह के लिए आएगा भी कुछ ऐसा ही समझ में आ गया। और अगर मैकेनिक की कंपनी है तो बीटेक इन मैकेनिक्स कर देना या और कोई आई मत कर दियो कोई बड़ी पोस्ट के लिए मार के रखा जाना। समझ में आ गया आपको। और दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी भाई लिखो जब क्यों लिखो आईआईटी दिल्ली लिखियो, क्यों लिखनी अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी आईआईटी दिल्ली लिखना आप। समझ में आ गया। और आपने कब से कब तक किया है 2019 से लेकर 2023 तक जो भी आप डेट लिखना चाहते हो वो लिख देना। अगर अच्छी कंपनी में अगर कोई उसमें दे के रखेंगे कि आपकी जो डिग्री है वो ये है, अगर नहीं दे के रखें तो आप छोटी मतलब बिल्कुल बड़ा चढ़ा के एकदम बिंदास लिखना। समझ में आ गया आपको। तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर बीटेक कर रखी है मैंने दिल्ली आईआईटी के अंदर। समझ में आ गया। उसमें और बाकी सीवी का जो पर्सन आएगा उसमें लिख के भी रखेंगे कि आपकी ये क्वालिफिकेशंस है। फिर आपके जो 10th क्लास हैं उसमें जितने परसेंटेज आए वो लिख देना है। जो उसके बाद में जो आपके 12th में जितने परसेंटेज बने हैं वो लिख देना है। और जिस स्कूल से आपने किए चाहो तो उसका नाम लिख दो वरना डायरेक्ट परसेंटेज भी लिख देना। और उसमें एक चीज़ जरूर लिख लेना कि जो 12th क्लास था उसमें मैंने प्रोजेक्ट किया था, प्रोजेक्ट का नाम लिख देना वरना कोई ज़रूरी नहीं है मत लिखना। तो आपको 3 चीज़ें ज़रूरी से लिखनी है, अपने 10th क्लास के नंबर, 12th क्लास के नंबर और अपनी जो ग्रेजुएशन की है कहाँ से जैसी पोस्ट है वैसा आपका ज़रूर से लिख देना है। अगले वाले पॉइंट की बात करें वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस क्या होगा आपको भाई ये ज़रूरी होता है। आपने दूसरी कंपनी में काम किया नहीं किया, आप फ्रेशर हो तो इंटर्नशिप तो आपने की होगी, ये आप इंटर्नशिप जरूर से लिखना। उसके अंदर इंटर्नशिप हो गई, वेब डेवलपमेंट का काम किया आपने, कोई कंपनी जहाँ इंफोसिस को नाम लिख दो, टाटा कंसल्टेंसी को नाम लिख दो, और भी बहुत सी कंपनी ही ये क्या नाम है जियो को लिख दो। जिसका भी आपने किया जो भी आपको नाम अच्छा लगे आपके आसपास होगी अमेज़ोन हो गई फ्लिपकार्ट वगैरह जो भी आपको अच्छा लगे उस कंपनी का नाम लिख देना आपको। और वहाँ पे आपको 6 महीने का टेन्योर दे देना, मई से लेकर दिसंबर का दे दो, कहीं का भी दे दो, आप 6-7 महीने का टेन्योर दे देना। और एक चीज़ का ध्यान रखियो इंटर्नशिप कॉलेज का दौरान दियो। जब कॉलेज 2019 से लेकर 2023 के बीच में करिए तो उसका बीच में इंटर्नशिप दिखाओ। और कौन सी खास करके 2, तीसरी और चौथी साल के बीच में ही इंटर्नशिप करी जा है कॉलेज के अंदर बीटेक के अंदर। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखियो। અહીંયા कोनी थे इंटर्नशिप दिखा दी साहब 2024 में कॉलेज पूरी करी 2026 में इंटर्नशिप कर रही हूँ मैं, ये नहीं करना आपको। समझ में आ गया। तो आपको वर्क एक्सपीरियंस है वो ज़रूर से दिखाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वर्क एक्सपीरियंस। समझ में आ गया। वहाँ पर आपने क्या कार्य किया ये भी बता देना है। डेवलप मैंने क्या किया ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, मेरी वेबसाइट बनाने की 50% की थी, बड़ा चढ़ा की चीज़ें लिख देनी है।
अगले वाली क्या, स्किल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, आप मेरे अंदर क्या स्किल है। तो मान लो अगर कंप्यूटर साइंस का उसमें मांग रखा है, कंप्यूटर साइंस से संबंधित है, तो आपको लैंग्वेज बता देनी है। मुझे पाइथन आती है, मुझे जावा आती है, एचटीएमएल आती है, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, इतना तो नाम ही कौन सुना है, तो नाम है कठवी है ना। तो लेकिन आपको 2-3 नाम बता देने, C++, एचटीएमएल हो गई, जावा हो गई, पाइथन हो गई, ये बता रखे हैं। और और किसकी आ सकती है, टीचर के रूप में आ जाए तो आपको बता देना है कि गुड कम्युनिकेशन स्किल है, पढ़ाने का इतना एक्सपीरियंस है, तो ऐसे कुछ बता देना आपको। ये वाला पॉइंट आपको जरूर से याद कर लेना, सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट एंड टीम वर्क, ये अच्छे से याद कर लेना। ये सेम टू सेम आपको लिख के रखनी है, चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे कम्युनिकेशन, टाइम और टीम वर्क मैनेजमेंट। अगले वाला है इंग्लिश मुझे अच्छे से बोलनी आती है और हिंदी अच्छे से। तो लैंग्वेज आपको 3 स्किलें बतानी है, टेक्निकल फील्ड से संबंधित, सॉफ्ट स्किल और लैंग्वेज स्किल से संबंधित चीज़ों को जरूर से बताना है। अगले वाला पॉइंट है सर्टिफिकेट। तो मुझे कहाँ कहाँ से सर्टिफिकेट मिले हुए हैं, तो इसको आप क्या कर देना, स्किप कर देना, कोई ज़रूरी नहीं है इसको आपको बताने का। हाँ, अगर आपको एक बात बताऊँ, ग्रेजुएशन में अगर कोई टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई मंगवा रखा है ना सीवी, तो आप है ना, ये ग्रेजुएशन के अलावा बीएड की डिग्री का भी बताना होता है आपको, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जिस प्रोफेशनल पोस्ट के लिए आपके लिए सीवी मांग रहे, उसके जो हाईएस्ट ग्रेजुएशन चाहिए उसका नाम जरूर से लिख देना। तो इसमें आप अगला पॉइंट बनाओगे अचीवमेंट का। तो भाई अचीवमेंट है वो आप अपने हिसाब से लिख देना कि मुझे, अगर आपको टीचर की पोस्ट के लिए मांग लिया अचीवमेंट, तो आपको बता देना है कि कॉलेज के अंदर मुझे बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला था, मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ। तो ऐसी बातें आपको लिख लेनी है, समझे। वॉलेंट्री एट एनएसएस दिल्ली के नाम से आप एनसीसी लगा सकते हो, एनएसएस लगा सकते हो, ये भी ज़रूरी अगर आप देना चाहो तो अपने अचीवमेंट के अंदर हो गया। अगले वाले पॉइंट की बात करूँ, जो ठीक ठाक पॉइंट होता है आपकी हॉबी, तो आप चाहो तो अपनी हॉबी वाला पॉइंट बना सकते हो, जिसमें आप क्या लिख सकते हो, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, और जो ट्रेवलिंग वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें दे सकते हो। तो ये होता है एक पूरा का पूरा आपका जो जो सीवी होता है, वो आपको एक बार फिर से ओवरव्यू करके बता देता हूँ। सबसे पहले देनी होती है आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, समझ में आ गया, कि आपको अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी, ये 4 चीज़ें अच्छे से याद कर लेना। सबसे पहले ये देनी होती हैं। फिर आपको बतानी होती है अपनी एजुकेशन में 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन, और अगर और कोई पोस्ट के लिए मांगे तो उसका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगी उसके बारे में आपको बता देना है। उसकी अगर आप इंस्टीट्यूट का नाम देना चाहो तो वो दे देना, परसेंटेज तो ज़रूर से देना है। इंपॉर्टेंट है, अगर वर्क एक्सपीरियंस, अरे वर्क एक्सपीरियंस आपके पास हो नहीं हो, लेकिन इंटर्नशिप का आप जरूर से दे देना। बीएड का अगर टीचर का मांग रखा तो बीएड की भी 1-1.5 साल की इंटर्नशिप होती है, तो उसका भी दे देना। ये जरूरी है, वर्क एक्सपीरियंस जरूर से दे देना, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। स्किल जरूर से देनी है, स्किल वाला पॉइंट जरूर से लिखना है, जिसमें आपको अपनी टेक्निकल स्किल के बारे में लिखना है कि मुझे क्या कौन सी टेक्निकल स्किल आती हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से संबंधित है तो पाइथन, जावा वगैरह बता दिया इसने। सॉफ्ट स्किल ऐसी कैसी रट लेना, नाम लिख लेना, कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट और टीम वर्क, समझ में आ गया। तो ये कम्युनिकेशन आपको जरूर से देनी है। लैंग्वेज के अंदर मुझे इंग्लिश और हिंदी आती है, ये जरूर से बता देना है। साथ के साथ आपको अचीवमेंट क्या है, ये वाला पॉइंट बना देना एक, कि अचीवमेंट यही है कि भाई मुझे बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड लिखा, यूनिवर्सिटी टॉपर हो गया मैं, है ना। उसके अलावा एनसीसी कर रखी है, एनएसएस कर रखी है, ये वगैरह लिख देना आप, और एक ओबी वाला पॉइंट बना देना। तो ये वाले आपको कुछ 4-5 पॉइंट है वो सीवी में बनाकर आने होते हैं। तो चलो ये हो गया आपका। अब दूसरा जो आता है वो क्या आता है, जॉब एप्लीकेशन लेटर से संबंधित आता है, कि जॉब एप्लीकेशन का जो लेटर लिखना होता है उससे संबंधित आपका आता है। तो जॉब एप्लीकेशन का लेटर कहाँ लिखा जाता है, उसका फॉर्मेट देखो। सबसे पहले आपका आएगा, जो भेज रहा है, आप भेज रहे हो तो आपका एड्रेस आएगा, हमेशा ये याद रखना है। जो भेज रहा है उसका एड्रेस आता है, तो आपका नाम, वही आपका नाम, एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ, डेट। तो इन 4 पॉइंटों को अच्छे से याद रख लेना है। जो सबसे पहले जॉब फॉर्मेट का, जॉब एप्लीकेशन को भेजोगे तो जो आदमी भेज रहा है उसका एड्रेस आता है, उसमें क्या आता है, उसका जो खुद का नाम आता है, खुद का जो एड्रेस है उसका वो आता है, और साथ के साथ जो पिन कोड है, फ़ोन नंबर है और ईमेल आईडी है, वो सारी की सारी चीज़ें, और डेट है जिस डेट को आप भेज रहे हो वो वाला आएगा। अब क्या है इसमें डिफरेंट क्या है, पहले भी आप नाम और एड्रेस तो लिखते थे, लेकिन ईमेल और आईडी और फ़ोन नंबर आपने कभी नहीं लिखे। इसमें क्यों ज़रूरी होते हैं, क्योंकि सामने वाला आपको बुलाएगा इंटरव्यू के लिए, तो फ़ोन तो करेगा ही, या ईमेल आईडी करेगा, या एड्रेस पे पत्र लिखेगा, तो तीनों चीज़ें देने ज़रूरी होती हैं। समझ में आ गया आपको, पहले लेटर लिखते थे वैसा का वैसा ही है। अगले वाला क्या है, किसको लिखा है, एचआर को लिखा है,
एचआर मतलब कोई कंपनी का मालिक होता है, उसको एचआर बोला जाता है। तो उसमें क्या आपको लिखना है एचआर मैनेजर, ऐसा कैसा लिख देना एचआर मैनेजर। फिर कंपनी का नाम, जिस कंपनी को आप भेज रहे हो उसको, उस कंपनी का एड्रेस और उसका पिन कोड है, ये तीनों की तीनों चीज़ें देनी है। तो याद रखना है आपको क्या लिखना है, टू लिख के एचआर मैनेजर, दी एचआर मैनेजर सॉरी द एचआर मैनेजर, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस और जो पिन कोड वगैरह वो आपको देनी है। फिर आपको क्या सब्जेक्ट देना है, सब्जेक्ट में क्या लिखना है, एप्लीकेशन ऑफ द पोस्ट। तो कोई जिस भी पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन देना चाहते हो वो आपको आपके क्वेश्चन में दे के रखी होगी, उसके लिए लिख देना है, समझ में, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वेब डेवलपर, तो ऐसा लिख देना। उसमें आपको पर्सन में दे के रखेंगे, वेब डेवलपर हो गया, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, या फिर कंसल्टेंट हो गया, जो वो चीज़ आपको चाहिए वो उसमें दे के रखेंगे, आप पर्सन में वो वाली चिपका देना है कैसी कैसी। फिर आपको अगले वाली लाइन क्या लिखनी है, रेस्पेक्टेड सर और मैडम वाली लाइन, ये आपको अनिवार्य लाइन होती है, ये लिखनी होती है। अब क्या होगे, आपको कोई भी पैराग्राफ होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, बीच वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और वो पिछली बार भी मैंने जब पेपर कराया था उसमें लेटर में बताया था कि उसको करने का कुछ तरीका होता है, मन माए बोई कौन लिखना हुआ है, हर चीज़ ने करने का एक तरीका हुआ है, समझना। तो सबसे पहले क्या इंट्रोडक्शन होता है। अब अगर आप कोई भी जो जॉब से संबंधित जो अगर लेटर लिख रहे हो तो उसमें सबसे पहले क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन आएगा। तो पहला पन्ना के बताना है कि जॉब को जी चीज़ के लिए थे अप्लाई कर रहे हो, जी पोस्ट के लिए उसका बारे में बताना है कि भाई साहब मैं भी ई पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहूँ और ई चीज़ के लिए भाई यह चीज़ को एडवर्टाइजमेंट मन उड़े मिलो, जैसे सरकारी नौकरी को देखो तो एडवर्टाइजमेंट थान कट्ठे मिला है, अधिकतर थान फोन के अंदर के तो वेबसाइट पर देख लो, या कोई मार जाएगा टेलीग्राम वाला डाल दे उठे फिर फाड़ जाओ थान, है ना। कुछ प्राइवेट कंपनियों का आपका कहाँ पता चलता है, अखबार की कटिंग वगैरह आती है उसमें पता चलता है, लिंक्डइन वगैरह को आप सर्च कर रहे थे वहाँ आपको पता चल गया। तो यही है कि सर मैं इस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, अप्लीकेबल हूँ इस पोस्ट के लिए, और मुझे इस चीज़ का जो आपकी पोस्ट है इसका एडवर्टाइजमेंट है मुझे जो लिंक्डइन है उस पर मिला, समझ में आ गया आपको। दूसरे वाले पॉइंट में आपको क्या लिखनी होती है, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में बताना होता है कि मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मेरा एक्सपीरियंस ये है, क्योंकि ज़रूरी चीज़ यही है। कोई आदमी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस देख के तो लेगो, शरीर देख के थोड़े देखो थोड़ा। तो यही चीज़ है कि आपको क्या बताना है कि मेरी क्वालिफिकेशन और स्किल और एक्सपीरियंसेस ये हैं। तो दूसरे वाले पॉइंट में आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताना होता है। तीसरे वाला पॉइंट है आपको आपका जो रोल होता है उसके बारे में बताना होता है कि मैं इस रोल में क्यों फिट हूँ और मैं क्यों इंटरेस्टेड हूँ इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। तो भाई मैं ये कंपनी में एक लिए लागना चाहिए, भाई मन पैसा चाहिए, देख सीधी बात है ना। लेकिन ये चीज़ बतानी नहीं होती, आपको बताना होता है कि ये जो पोस्ट है इसके लिए मेरा क्या रोल है, मैं क्यों जो वेब डेवलपर इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि आपकी द इन्फोसिस है उसका बहुत अच्छा नाम है, साथ के साथ मेरा इंटरेस्ट भी आपकी कंपनी में ज्वाइन करने का। भैया अगला की बढ़ाई तो करनी पड़े थोड़ी बहुत है। अगले वाला पॉइंट है क्लोजर। तो लास्ट में आपको क्या करना होता है, लास्ट में थान क्या करना है, निवेदन करना है कि साहब सर मुझे भी आप इंटरव्यू का एक मौका दीजिए, है ना। और अपना जो रिज्यूम है जो मैंने थान पहले कराया ना CV और रिज्यूम कराए हो वो अटैच करके दे देना है। थैंक यू फॉर टाइम, और लास्ट में वही थैंक यू सिंसियरली और आपका नाम। तो यही चीज़ें होती हैं। कोई भी लेटर होता है उसको जो देखो टीचर नंबर बांटता है तो कैसे बांटता है, आपका 5 नंबर का लेटर है तो ऊपर वाले सेक्शन के वो नंबर देता है 2, बीच वाला सेक्शन होता है ना जो मैंने इंट्रोडक्शन वगैरह ये 3 पार्ट में आपको डिवाइड किया होता है, इसके नंबर देता है 2 और नीचे वाले के नंबर देता है वो 1। समझ में आ गया। तो इस तरीके से लेटर बटा होता है, हर पॉइंट को अच्छे से लिखना होता है। सबसे पहले वाले फ्रॉम में करोगे, जो व्यक्ति लिखता है उसका एड्रेस आएगा, समझ में आ गया, जो आप हमेशा से लिखते रहे हो, आपका नाम, आपका जो ईमेल जो एड्रेस है वो, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और जिस डेट को आप लिख रहे हो वो वाला। फिर आप HR को लिख रहे हो, उससे संबंधित सूचना, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस और पिन कोड नंबर, ये सारी चीज़ें आएंगी। अगले वाला पॉइंट है किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, ये वाला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। फिर रेस्पेक्टेड सर और मैडम लिखना है, साथ के साथ आपको जो इंट्रोडक्शन देखना। फिर आप जो पूरा पैराग्राफ 20 वाली लाइनें लिखोगे उसमें स्टार्टिंग में बताना है कि सर मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, मुझे इसका एडवर्टाइजमेंट है वो दैनिक भास्कर के अंदर देखने को मिला। समझ में आ गया। दूसरी बात यही है कि मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है कि मैंने BTech कर रखी है IIT रुड़की से।
समझ में आ गया। तीसरे वाला पैराग्राफ में आपको क्या बताना है कि मैं इस पोस्ट के लिए इसलिए अप्लीकेबल हो सकता हूँ क्योंकि मुझे बेस्ट एक्सपीरियंस है आपकी कंपनी को और मैं ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य करूँगा, साथ के साथ मुझे आपकी कंपनी में ज्वाइनिंग करने का हमेशा से इच्छा रही है। अगले वाला पॉइंट क्या है, लास्ट में आपको रिक्वेस्ट करनी है कि सर मुझे भी एक बार इंटरव्यू का मौका दीजिए, और लास्ट में आपको रिज्यूम अटैच करना है और थैंक यू लिखकर योर सिंसियरली लिख के आपका अपना नाम लिख देना होता है। और अब आपको मैं जॉब एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करूँ फ्रॉम में, आपको एक रितिका मेहरा वो लड़की वो लिख रही है। रितिका मेहरा वो क्या है, एक किसकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करना चाहती है और टीसीएस कंपनी का एडवर्टाइजमेंट है उसके लिए वो अप्लाई करना चाहती है, तो उस पर अपन जॉब लेटर लिख रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, आपका नाम, तो उसने नाम बताया भाई रितिका मेरा नाम है, लाजपत नगर न्यू दिल्ली से रहती हूँ, और आपने अपना पिन कोड दे दिया। तो आप भी कुछ भी लिख सकते हो, 18112 है ना, मानसरोवर जयपुर, आपको पिन कोड दे दिया 0115, जितना भी जो देना चाहो, कौन सा देखने वाला कोई। समझ में आ गया, पहला नाम फिर एड्रेस फिर आपको फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर खुद के नहीं टेक करने, आपको अपना कोई लैंडलाइन वगैरह कुछ भी रैंडमली लिख देना है। समझ में आ गया। साथ के साथ ईमेल एड्रेस खुद की नहीं लिखनी, किसी और की, जिस नाम जो नाम आपको दे रखा ना उससे संबंधित ईमेल आईडी आप बना देना। समझ में आ गया आपको। और लास्ट में जिस डेट को लिख रहे हो, तो जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन का आपको डेट लिख देनी है। समझ में आ गया। नाम, एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और डेट को लिखना होता है। अगले वाला पॉइंट क्या है, एचआर को, तो आप जिसको लिख रहे हो, एचआर को लिख रहे हो, उसका आपको एड्रेस देना होगा उसमें। तो उसमें साथ के साथ एचआर मैनेजर आपको हमेशा से लिखना होता है, टू लिख के एचआर मैनेजर हमेशा से लिखना। समझ में। फिर क्या, जिस कंपनी के लिए उसमें आपके जो पेपर होगा उसमें दे के रखेंगे आपको इस कंपनी में अप्लाई करना है, तो यहाँ पर कौन सी कंपनी थी, टीसीएस थी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस थी, तो उसका नाम हो गया। उसका एड्रेस क्या है वो भी आपको दे के रखेंगे, आप रेंडमली बना लेना। आप लिख देना कि चॉइस सेक्टर 8 न्यू दिल्ली लिख देना, और साथ के साथ न्यू दिल्ली में आपको कोई भी पिन कोड वगैरह वो लिख देना है। तो सबसे फ्रॉम में जो अप्लाई कर रहा है, फ्रॉम लिख के जो अप्लाई कर रहा है उसका, टू लिख के जो एचआर मैनेजर को लिखना है। फिर आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट में मैंने बताया था जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो लिख देना। अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मैं किसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, ये वाली चीज़ है वो आपको बता देनी है होती है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। फिर अपन बात करें, आपको लिखना होता है अगले वाला पॉइंट, रेस्पेक्टेड सर या मैडम के नाम से आपको लिखना होता है। अब अगले वाले पॉइंट की बात करें, इसमें क्या दिखाना होगा आपको, मैंने क्या बताया था पहले वाले पैराग्राफ में, बताना है कि मुझे ये पोस्ट कहाँ पर, मुझे एडवर्टाइजमेंट कहाँ पर मिला। तो आपको लिखना है आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्टेड इन द पोजिशन ऑफ, बस ये लाइन ऐसी की ऐसी आपको रट लेनी है, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन द पोजिशन ऑफ, ये अच्छे से याद कर लेना, ये सेम टू सेम चिपका के आनी है, चाहे कोई भी आपको लिख के आए। समझ में आ गया। तो किसकी पोस्ट के लिए, टीसीएस कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अप्लाई करना चाहता था, एडवर्टाइज ऑन द ऑफिशियल करियर पेज। अब आपको पता चल गया, ऐसा का ऐसा लिख देना यहाँ पर, पोजीशन ऑफ, जिस भी पोजीशन के लिए आपको उसमें जो जॉब लेटर लिखवा रहा उसके लिए। फिर ये कहाँ पर देखा एडवर्टाइजमेंट, तो कहाँ पर देखा, ऑफिशियल जो आपका जो पेज था, लिंक्डइन का पेज था, या ऑफिशियल जो करियर पेज है आपकी वेबसाइट टीसीएस का, वहाँ पर मैंने देखा था। आई हैव रिसेंटली कंप्लीट माई बीटेक, अब आपको क्या बता देना है, आपको आपका जो ग्रेजुएशन उसके बारे में बता देना है कि मैंने अभी अब क्या किए, अपनी बीटेक का उसको कंप्लीट किया साइंस से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मेरे सीजीपीए इतने हैं। समझ में आ गया आपको, यही चीज़ बता देनी। अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जाए तो बहुत बढ़िया, सेम टू सेम चिपका देना आपको। अगर आपको टीचर के लिए पूछ रहा है तो आप लिख देना कि आई और रिसेंटली कंप्लीटेड माई बीएड फ्रॉम इतना और परसेंटेज इतने हैं। समझ में आ गया। अगले वाला पॉइंट है ड्यूरिंग माई अकेडमिक्स आई हैव डेवलप, तो आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या क्या मजबूती है, क्या क्या आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो बता देना है। तो मेरा जो अकेडमिक जर्नी है उसमें मैंने सॉफ्ट स्किल को, जो स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो डेवलप की है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भाई, इसमें ज़रूरत ही इन सब चीज़ों की होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए, पाइथन हो गई, जावा हो गई, वेब टेक्नोलॉजी ये हो गई। साथ के साथ आपको ये भी बता देना कि मैंने 2 महीने की इंटर्नशिप कंप्लीट की है वेब डेवलपमेंट की, और रियल टाइम प्रोजेक्ट में भी मैंने कार्य किया है। मुझे मेरे कॉन्फिडेंस है किस पे, मेरे टेक्निकल काम पर और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये 2-3 नंबर याद कर लेना, टेक्निकल नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एंड एंथुसिज्म फॉर
मैं भी सुटेबल कैंडिडेट। तो आपको ये 2-3 चीज़ें याद कर लेना कि भाई मेरे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की कैपेसिटी है, लीडरशिप की क्वालिटी, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है ना। फिर आपको थोड़ी कंपनी की भी बढ़ाई करनी होती है। तीसरी लाइन में क्या होता है, टीसीएस है वो किसके लिए जानी जाती है, अपने इनोवेशन के लिए, है ना, एम्प्लॉय सेंट्रिक कल्चर के लिए जानी जाती है। सो आई वुड टू ऑनर टू बी कंट्रीब्यूट इन सच ए रेपुटेबल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको कोई कॉलेज वगैरह में टीचर वगैरह का लिखना है तो आपको उसका लिख देना है कि बहुत ही रेपुटेशन वाली कॉलेज है, मैंने इसका नाम बहुत पहले से सुना था, मुझे ऑनर होगा अगर मैं इसमें अगर सर्व कर पाया तो देखो टेक्निकल हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन आपको ऐसे ही लिखनी होती हैं। अगले वाला आपने लास्ट में जो सब सेम टू सेम लाइन चिपका के यानी वो क्या, आई हैव अटैच्ड माई रिज्यूम फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। तो आपकी जो कंसिडरेशन के लिए मैंने जो अपना रिज्यूम है वो डाल दिया है। आई वुड अप्रिशिएट द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस माई जॉब अप्लीकेशन इन एन इंटरव्यू एट योर कन्वीनियंस। तो आपको ये लास्ट में लाइन लिख देनी है सेम टू सेम कि मैंने मेरा जो रिज्यूम उसको अटैच कर दिया, साथ के साथ मुझे आप इंटरव्यू देने की अपॉर्चुनिटी ज़रूर से दें। लास्ट में आपको क्या लिखना है, थैंक यू लिखना है, योर सिंसियरली लिखना है, और रितिका मेहरा है उसके साथ आपको ये नाम लिखकर क्या कर देना है, क्लोज कर देना है इसको, आपका जो ये है ना पूरा का पूरा लेटर। तो ये होती है पूरी जॉब प्रोफाइल। एक बार फिर से बता देता हूँ, फ्रॉम लिखकर आपको अपना एड्रेस लिख देना होता है, फ़ोन नंबर लिखनी होती है, ईमेल आईडी और डेट लिखनी होती है। समझ में आ गया आपको। फिर आपको टू लिखकर एचआर मैनेजर लिखना होता है, ये ऐसा कैसा रट के लिख देना होता है। फिर जो कंपनी है उसकी क्या वो रहती है, उसकी क्या एड्रेस है उसको लिखना होता है। किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, सब्जेक्ट में क्या लिखना होता है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो लिखना होता है। फिर अगली लाइन रेस्पेक्टेड सर और मैडम लिखनी होती है। फिर आपको क्या लिखना होता है, फिर आपको लिखना होता है कि सर मैंने ये जो आपका एडवर्टाइजमेंट देखा वो इस आपका कैरियर पेज पर देखा, या फिर मैंने कोई अखबार में देखा, कोई न्यूज़पेपर में देखा, मैंने नोटिस बोर्ड पे देखा, मैंने क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा। तो ये सब चीज़ें लिखनी होती है। साथ को आपको बता देना कि मैंने रिसेंटली ही ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, हायर एजुकेशन कंप्लीट की है, वो बता देना है। फिर आपको थोड़ी अपनी बढ़ाई कर देनी खुद की कि भाई मना तो बहुत जोर को नॉलेज है, मेरा जय को तो था ना कोई मिले गुनगुर, ऐसी सब चीज़ें लिख देनी आपको। मेरे अंदर सॉफ्ट स्किल है, मैं कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, और आई हैव प्रोफिशिएंट इन 2 लैंग्वेज, स्पीकिंग इंग्लिश एंड हिंदी वेरी क्लियरली। समझ में आ गया। तो आपको ऐसी कुछ बढ़ाई कर देनी अपने बारे में। फिर खुद की कर ली तो थोड़ी बहुत आगला की भी करते हो। तो टीसीएस जो जिस कंपनी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसकी भी थोड़ी बहुत आपको बढ़ाई कर देनी होती है। और लास्ट में आपको ये ऐसी कैसी लाइन लिखनी होती है कि मैं अपना अटैच रिज्यूम है वो अटैच कर रहा हूँ, आप मेरी हार्दिक आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने मुझे मौका दिया तो। समझ में आ गया। ये लाइन ऐसी कैसी रटनी होती है। लास्ट में आप थैंक यू लिखना होता है, योर सिंसियरली आपका जो नाम है, और यहाँ पर रिज्यूम को चिपका देना होता है, रिज्यूम लिख देना होता है जो मैंने आपको बताया हो। समझ में आ गया। ये था आपका जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट। देखो ये पहले यूनिट नंबर 4 इसीलिए करा रहा हूँ, सीधे के सीधे नंबर आपको आराम से मिल सकते हैं अगर थोड़ा सा आपने अच्छे से पढ़ लिया तो। बस आपने दिमाग लगाकर सिर्फ आपने वीडियो देख लिया तो भी आप बहुत आराम से कर लोगे। अगले वाला जो आपके सामने प्रश्न देखने को मिलता है वो किसका देखने को मिलता है, न्यूज़ रिपोर्ट का देखने को मिलता है। तो कोई भी न्यूज़ रिपोर्ट होती है ना उसका क्या फॉर्मेट होता है अपन इसके बारे में बात करेंगे। तो न्यूज़ रिपोर्ट में क्या होती है, कोई भी न्यूज़ की रिपोर्ट देखो हम सब पहले थे कि देखो हेडलाइन ही तो देखोगा, अया मोटी मोटी अक्षर में हेडलाइन चलती रहे। तो क्या होता है, सबसे पहले न्यूज़ रिपोर्ट में आपको क्या देखने को मिलती है, हेडलाइन देखने को मिलती हैं। समझ में अगर हेडलाइन कहें कि होंगी एकदम खिंची की लाइन होगी, अभी देखिए इस कंपनी में आई बहुत बड़ी जॉब ऑफर। तो ऐसी लाइन हो एकदम नहीं, ऐसे 50,000 नौकरियों का बम्पर धमाका ऐसा ही आता ना। तो यही सब चीज़ें होती हैं। हेडलाइन ऐसी होनी चाहिए कि दर्शक को क्या करे, पढ़ने के लिए उसको उत्सुक हो। तो कैची लाइन होगी, छोटी लाइन होगी, समराइज होगी, 8 से 10 वर्ड के अंदर होगी। तो ऐसा होनी कि पूरी किताब भी छाप दी भाई साहब आगलो तो हेडलाइन पढ़ने में मरगो पूरो ना। 5 से 7 लाइनें और सबसे इंपॉर्टेंट लाइनें होती है ना उस पैराग्राफ की, वही हेडलाइन बनकर उभरती हैं। नीचे उसके उस लेखक का नाम, किस लोकेशन को और किस डेट को। तो अखबार पढ़े होगे तो हम जरूर लिखा होगा ना, संयोज्य नाम लिखे जो कोई हेडलाइन ऊपर साइड में देखियो हमेशा छोटी सी लाइन में लिखे होगा संयोज्य हिंदी का अखबार में डैश डैश मुकेश कुमार, और नीचे दिनांक तो दी को नहीं क्योंकि अखबार में दिनांक ऊपर दी जाए। तो इस तरीके से लिखा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, बाई लाइन या लेखक को नाम लिखा जाता है।
समझो। तो लेखक थे खुद ही बन जाए और टेंशन क्यों लियो, दूसरा नाम क्यों देना। इंट्रोडक्शन व लीड पैराग्राफ, तो पहला ग्राफ में क्या लिखे गए, वाट मतलब क्या, भाई कोई घटना घटी, समझ में आ गई, तो वह क्या घटी, कठे घटी, है ना, और किसके साथ घटी, क्यों घटी, और कैसे क्या क्या हुआ। तो ये सब चीज़ें आपको 5 से 7 वर्डों में लिखनी होती हैं कि भाई क्यों हुयो, कठे हुयो, कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया, कब किया, सब बता देना आपको। समझ में आ गया। एग्जाम्पल दूंगा तब और अच्छे से समझ में आएगा आपको सारी चीज़ें। फिर आपका विवरण देना होता है, उसमें क्या होता है, बैकग्राउंड की स्टोरी देनी हुआ है कि भाई ये देखिए, ये है आपका श्याम बाबा का मंदिर, यहाँ पर इतने अद्भुत जो बाबा की शक्तियाँ हैं कि सभी लोग यहाँ पर क्या आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, यहाँ पर इतनी दुकानें हैं, इतना जो सड़क अच्छे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको बतानी होती हैं। स्टेटमेंट फ्रॉम पीपुल्स, तो कई बार कौन माई घुसेट के पूछने की हाँ जी थे बताओ क्यों हो रहे, तो बात चीज़ थाने बता देनी है। आई विटनेस अकाउंट कि भाई उठे जो लोग खड़े हो गए तमाशा देख रहे हो, आई विटनेस बोले जा बै के देखो, तो ये सब चीज़ें आपको बता देनी होती हैं। अगले वाला क्या, कंक्लूजन करना होता है, अब क्या सिचुएशन है, अभी पर क्या उसका है, ये सब चीज़ें आपको बतानी होती हैं। तो आपका सीवी रिज्यूम में से 1% आएगा, सीवी और जॉब एप्लीकेशन में से 1% आएगा, और न्यूज़ रिपोर्ट का फिक्स % आएगा। तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूँ नंबर बनाना भी बहुत आसान है, क्योंकि इनसे कुछ भी लिख सको हो, कुछ का अर्थ को नहीं कहते नाम लेके वापस आएगा। न्यूज़ रिपोर्ट का उदाहरण है जैसे मेजर फायर ब्रेकआउट इन दिल्ली मार्केट, दिल्ली मार्केट के अंदर लगी आग, यह है खबर। तो ये खबर पे आप के बनानी है, एक बनानी है न्यूज़ बनानी है, आज थान पत्रकार बना दिया गए हैं, समझ में आ गई। तो पहले तो आपको हेडलाइन देनी है, वो हेडलाइन आपको कहाँ पर मिलेगी, पर्सन के अंदर दे के रखेंगे, उसी हिसाब से बनानी है। ये कि आप छाप दियो, समझ, जो आपको पर्सन में दे के रखेंगे वो वाली हेडलाइन बना देनी है। फिर मैंने क्या बताया था आपको, उस लेखक का नाम लिखना होता है, उस जो पत्रकार का नाम लिखना होता है जिसने इसको लिखा है। तो आपने लिख दिया भाई रोहन सिंह, या फिर वो थारा अगर न्यूज़ जो क्वेश्चन में दे रखे है कि यार न्यूज़ की के द्वारा रिपोर्ट करिए तो को नाम लिख दियो, नहीं थे थारे साबू थारा खुद को लिखना चाहो तो वो लिख दियो, समझे। लेकिन बाई लिख के आपको लिखना ज़रूर है। अब देखो आपको एक बार 1 मिनट का बस पेशेंस रखना है, सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि आपको न्यूज़ बनानी कैसी होती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले आपको क्या बताना कि कोई घटना घटी, कहाँ घटी, कैसे घटी, क्यों घटी, कब घटी, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बताना होता है। तो अब दिल्ली मार्केट में आग लगी तो एक बार हम समझोगा जना थे भी कठिन कठिन वास्ते लगा होगा न्यूज़ की रिपोर्ट में। ए मैसिव फायर ब्रोक आउट इन द क्राउडेड भागीरथ प्लेस मार्केट इन चांदनी मार्केट। तो सब पहले बतायो कि घटना ओयो की है, इको जवाब देगा। तो कि बहुत बड़ी आग लगी कठे, कठे कौन सा समुदाय, कठे वेहर, उसका जवाब मिल गया ना आपको, कठे लगी भागीरथ प्लेस में, कठे हो वो चांदनी चौक के अंदर। तो यह डिटेल दी। सबसे पहले आपने वेहर का आंसर दिया कि एक बहुत बड़ी आग लगी है भागीरथ प्लेस चांदनी चौक में, समझ में आ गया। फिर क्या बताना, कब, वेहन, वेहन को जवाब, कठे हुई जगह, फिर डेट, लास्ट नाइट, पिछली रात को, और इसमें क्या हुआ। फिर आपको क्या बता दिया, आपने वेयर का जवाब दिया, वेहन का जवाब दिया, फिर क्या हुआ, वहां पर क्या हुआ, डिस्ट्रॉइंग ओवर 50 शॉप्स एंड द कॉजिंग प्रॉपर्टी डैमेज। तो थानवेरा सबसे पहले तो भाई अगर आग लग गई तो यहाँ तो हाथ को नहीं की कोई नए काम हो, कोई वास्ते लगन क्या होगा, दुकान ही जलेंगी। तो इसमें क्या होगा, उस वहाँ पर क्या हुआ, 50 दुकानें वो क्या हो गई, जल गई थी और प्रॉपर्टी का डैमेज हो गया है। तो आपको सबसे पहले कोई भी न्यूज़ रिपोर्ट करो, उसमें सबसे पहले जगह का नाम देना है, फिर आपको डेट, जिस डेट को वो घटना घटी, पिछली रात को, 2 दिन पहले, आप बस सब लिख देना है, और उन क्यों हो, समझ में आ गया, क्या उसका आउटपुट निकला उसके बारे में आपको बता देना है, समझ में आ गया। फिर आपको लिखना था फायर वाज, अब थान बॉडी तैयार करनी है, बॉडी है कौन सजा के तैयार करनी है, नहीं, जो घटना घटी उसका बारे में डिस्क्रिप्टिव रूप से आपको चीज़ों को बता देना है कि क्या कैसे क्या हुआ। तो क्या है आपको, द फायर स्टार्टेड, जो आग है वह कद लगी 11:30 बजे से लगी, एंड क्विकली स्प्रेड ड्यू टू द हाई फ्लेमेबल मटेरियल। तो क्यों हो, जो ज्वलनशील पदार्थ उठे पड़े हा आग लगन वाला, उनमें क्यों को, उनमें आग लगनी शुरू होगी, कोई स्टोर में पड़ा। तो अब आपने पहले बता दिया कि जो आग है वो कहाँ पे लगी, कब लगी,
और उसमें क्या नुकसान हुआ, छोटी सी चीज़ बता दी। अब क्यों को जानने वाला को उत्सुकता आ गई बड़ी, के काम हो रहा देखा तो सही एक बार। तो फिर क्या हुआ, वो इंसान है वो उस खबर को और अच्छे से पढ़ेगा। तब तरीके को अब थालो माल मसालो मिला के आगलन परोसते हो। अब इंटरेस्ट आगो ना तो अगले वाला पूरी खबर को पढ़ेगा। तो यही करना होता है, स्टार्टिंग को आपको शॉर्ट रूप में चीज़ों को बताना होता है। द फायर स्टार्टेड अबाउट 11:30 PM एंड क्विकली स्प्रेड टू द हाई। मतलब कि होगा एक स्टोर में के पड़ा फायर क्रैकर वगैरह कोई फ्लेमेबल ज्वलनशील पदार्थ पड़े हो, यूं आग लागी। अगले वाला क्या है, ओवर 20 फायर टेंडर रश टू स्पॉट। तो क्या हो आग लगी तो क्या 20 फायर समन अधिकार है जो गाड़ी पूछ उठे, फायर अंडर कंट्रोल आफ्टर मोर देन 6 आवर। तो 6 घंटा बाद में कोई जाके आग पे कंट्रोल करेगा, क्यों गाड़ी पूछने में 3 घंटा लगा, 2 घंटा स्टार्ट होने में लगा, आग तो 1 घंटा में बुझ गई, लेकिन 5 घंटा तो पूछने में लाग रहे हैं उनने। समझ आ गया आपको। तो आग है उसको 6 घंटे में कंट्रोल में किया गया। उसके बाद में अब आपको समझ में आ गया ना, आप डिस्क्रिप्टिव बता रहे हो तो आपको भी ऐसे ही बताना है रिपोर्ट में। अकॉर्डिंग टू द इनिशियल रिपोर्ट द फायर मे हैव कोज बाय द शॉर्ट सर्किट। तो जब स्टार्टिंग की जो रिपोर्ट आई उनके बेरो पार्टियों की आग क्यों लगी, शॉर्ट सर्किट से लगी है। अब देखो या थी घटना को पर बात, अब क्या करोगा, अब क्या होगा, जो माइक घुसा के था जो आस पास लोग खड़े उन्हें भी तो पूछनी है ना ये बात, आया था न्यूज़ क्या बनेगी। तो आई विटनेस रिपोर्टेड, जो उठे लोग खड़े अब क्या बताई है, चारों तरफ क्यों को पैनिक मच गई, भाग दौड़ मच गई। शॉपकीपर ट्राई टू सेव देयर बिलोंगिंग, जो शॉपकीपर है बस सब अपने भाई आपका गला में रुपया काटा है ना। आई साथ थिक स्मोक एंड रन आउट ऑफ माई शॉप इमीडिएटली। तो जो आदमी वो बता रहे हो कि भाग दौड़ माच गई, मैं तो सब पहले मेरे गला में हाथ काट दियो और रुपया काट के भाग्यो है ना। मिस्टर राजेश गुप्ता है वो लोकल ट्रेडर, उसने ये बात बताई है। तो आपके में जो भी चीज़ आए न्यूज़ रिपोर्ट करनी है आपको, उसमें कोई लोकल व्यक्ति कोई भी पकड़ कर उसको उसके बारे में बता देना, घटना के बारे में, लेकिन लिखना जरूर से आपको ये चीज़। अगले वाला क्या, फॉर्चुनेटली मतलब किस्मत से नो कैजुअलिटी हैज बीन रिपोर्टेड बट द सेवरल फायर फाइटर्स सस्टेनली माइलर इंजरी। तो आप यह भी तो बतानी है लास्ट में आपने क्या बताना कि के आउटकम हो भाई, नुकसान कितनों को हो, के फायदे हो, बात चीज़ भी तो बतानी हो ना। तो क्या हुआ कि मैं कोई ज़्यादा नुकसान को नहीं हुआ, करोड़ों का तो रुपया नुकसान बता रहे, फिर का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कोई भी व्यक्ति को हेल्थ इंजरी नहीं हुआ, बस कोई फायर फाइटर है उनका 1-2 जना का टांग का कोई बिड़का हुआ लाग गई। द दिल्ली फायर डिपार्टमेंट हैज़ लॉन्च एन इन्वेस्टिगेशन। तो दिल्ली फायर ब्रिगेड अब क्या करिए, एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करी है। अथॉरिटीज हैव सील दिस एरिया, तो अथॉरिटी ही भाई एरिया ने सील कर दिया है। पुलिस मॉनिटरिंग कर रही है सिचुएशन की, साथ के साथ जो ट्रेडर पर डिमांड करें बेटर सेफ्टी के लिए ताकि ऐसे इंसिडेंट ना हो। तो इन सब चीज़ जब न्यूज़ रिपोर्ट बनाओ तो थाने भी चीज़ को ध्यान रखना है। सबसे पहले जो कोई भी घटना हुई उसकी सबसे तगड़ी जो लाइन ही जो कैची लाइन है उनका बारे में उनकी हेडलाइन बना देनी है। फिर बाकी का द्वारा कही गई है वो लेखक को नाम बताना है। फिर थन घटना हुई कट्ठे हुई के क्या तारीख में यह बतानी है। फिर ऊपर क्या है पूरी डिटेल दे देनी है कि भाई वाह हो ही क्या, समझ में आ गई। फिर आपको क्या करना है, आपको आई विटनेस जो उठे कोई आदमी खड़े हुए है उन पकड़ के वो घटना बारे में अरे खुद बना के लिख दियो रे कि वो आदमी क्या बताए, समझ में आ गया। फिर उसका क्या आउटकम हुआ, मतलब के रिजल्ट निकले हो भाई, के फायदे हो के नुकसान हो, यह चीज़ बता देनी है। फिर आपको लास्ट में क्या बतानी कि अथॉरिटी ही जो लोकल गवर्नमेंट है, नगर पालिका है या फिर जो फायर फार्किंग डिपार्टमेंट जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है वो के करना चाह रही है, सरकार के करनी चाहिए, ये चीज़ पर थाने रिपोर्ट बना देनी। यो पर्सन आवगो एग्जाम में मैं जो चीज़ बताई पॉइंट बताई बयां बना के लिखोगा तो मास्टर तो थारा नंबर काटो नहीं जियो, अगर कॉपी चेक ढंगू कर रहे हो तो। अब अपन ने यूनिट नंबर जो 4 था उसको डिटेल में मैंने अच्छे से करा दिया है, क्योंकि भाई और कोई यूनिट में नंबर मिली ना मिली उड़ तो खड़ा नंबर मिलेगा। तो समझ में आ गया। आप बढ़ेंगे अपन यूनिट नंबर 3 की। इसमें आपको 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं, 2 चैप्टर से तो आपका ही पर्सन और एक आवा पैसेज। तो पैसेज तो मैंने पहले वीडियो करा रखा आपको, वो वीडियो जाकर देख लेना यूट्यूब चैनल पे, लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पैसेज का वहाँ से देख लेना। 2 चैप्टर हैं, दोनों का मैं इंपॉर्टेंट पर्सन कोई महत्व को नहीं समरी करवा देती हूँ। समरी मतलब थान पूरा चैप्टर का बारे में बता देती हूँ, फिर कोई भी पर्सन आओगो वो थे यहाँ को यहाँ लिख के आ जाओ, क्यों अगर चैप्टर के बारे में बेरोगो तो लिख दोगा, पर्सन में 10 करा दे तो आ तो नहीं आ तो कोई महत्व भी को निकल तो अर्थ करवा दूँ तो थे आराम से कर लोगा, समझ आ गया। तो चलो शुरू करते हैं। आपको जो ए ट्रस्टी विद डेस्टिनी नामक जो स्टोरी है, जो कहानी है वो आती है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा है, वो लिखी गई है। तो वो वाला आपका चैप्टर है वो आता है, तो इस चैप्टर की मैं पूरी समरी एकदम डिटेल से बता दूंगा, कैसा पर्सन आपको देखने को मिलेगा ये भी बता दूंगा आपको।
फिर आपको लिख कर आना है। तो सबसे पहले बात करें, ए ट्रस्टी विद डेस्टिनी है, यो एक बहुत बड़ो स्पीच है, मतलब कि भारत आज़ाद हुए ना, जहाँ जवाहरलाल नेहरू रात को 14 अगस्त 1947 को क्या एक भाषण दियो। तो वो भाषण की कोटेशन है ए ट्रस्टी विद द डेस्टिनी का नाम से जानी जाए। क्यों? क्योंकि पहली लाइन यही थी, ए ट्रस्टी विद द डेस्टिनी, जो वादों करे गए थे नियति की जो संबंधित, वही जो पूरा जो है भारत है वो स्वतंत्रता की प्राप्ति कर ले है। तो ये भाषण की जो पहली लाइन ही उन्हें ही कोटेशन करके पूरे चैप्टर बनाए गए हैं। समझ में आ गया? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 14 अगस्त 1947 को एक स्पीच दिया गया था। उसमें कब, जब भारत है वो स्वतंत्रता प्राप्ति कर लिया है उसके बाद में। तो इसको क्या मार्क किया गया क्या, कि भारत है वो ब्रिटिश इंडिया इंग्लैंड जो ये अंग्रेज हैं उनका जो मुक्ति प्राप्त कर ले है। तो उसके बाद में जो स्पीच दियो जाए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, सारा भारतवर्ष वो खुश हो रहे है और भारत में आज़ादी मिल गई इस चीज़ से। तो ये सबसे तगड़ो सबसे ग्रेटेस्ट स्पीच माने जाए 20वीं सेंचुरी को, 20th सेंचुरी को। समझ में आएगा? इतना बड़ा स्पीच है कि आपको अभी भी इस पर क्या लिखना पड़ रहा है, पेपर में जाकर प्रश्न करने पड़ेंगे। तो इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस स्पीच के, और इनमें से कौन सा प्रश्न किस तरीके से आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। समझ में आ गया? और क्या लिख के आना उसमें आपको। पहले वाला है इंडिया हिस्टोरिक मोमेंट। तो पहला पॉइंट है वो क्या आता है, ये भारत के लिए क्या एक ऐतिहासिक मोमेंट है, ऐतिहासिक क्षण है। तो नेहरू शुरुआत करते हैं अपनी स्पीच की, वो किससे करते हैं, ए ट्रस्टी विद द डेस्टिनी नाम के पॉइंट से शुरू करते हैं। समझ में? जो इन्होंने क्या था, ये जो वादा है वो उन्होंने बहुत पहले किया था अपनी जनता से, और आखिरकार वो क्या हो गया, पूरा है, वो वादा है वो पूरा हो गया है। हमें इतने सालों के संघर्ष के बाद में अंग्रेजों से क्या मिल गई है, मुक्ति मिल गई है। आज वो रात आई है, आज वो ऐसी रात देखने को मिली है जहां हम मुक्त हो चुके हैं अंग्रेजों के जो शोषण से, अंग्रेजों के इस कुशासन से। तो यही शब्द है कि जो नेहरू के द्वारा आपको अब इसमें प्रश्न बनेगा कि नेहरू के द्वारा जो कोटेशन जो स्पीच दिया गया था उसकी प्रथम लाइन क्या थी, ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें यही लिखना है कि नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने अपनी इस लाइन शुरुआती लाइनों क्या लिखा था, ए ट्रस्टी विद द डेस्टिनी बोला था। और जो उन्होंने बहुत सालों पहले जो वादा किया था जनता का, वो आज पूरा हो रहा है। भारत वो आज़ाद हो गया अंग्रेजों के इस कुशासन से, इतने सालों के बाद में आज वो रात आ गई है। तो यही है सबसे पहले पॉइंट था, ये सबसे पहले लाइन है वो यही बताई गई है। अगले वाली लाइन में क्या गया, ट्रिब्यूट टू द फ्रीडम फाइटर। तो पहले उन्होंने बताया कि भाई आज बार रात आई जब आप आज़ाद होगा। दूसरी लाइन में क्या कहो, दूसरी लाइनों में उन्होंने बताया कि जो भारत का जो ये स्वतंत्रता का संग्राम था उसमें जो अपने आंदोलनकारी थे उनको क्या दिया, उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। तो इन्होंने जो महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, जिन जिन लोगों ने, जो शहीद भगत आजम तो ये आपको पता है इंडिया का एक हिस्टोरिक मोमेंट हुआ कि हमने आज़ादी प्राप्त कर ली। फिर उसने अगले वाले पॉइंट में उन्होंने किसकी बात की, ट्रिब्यूट टू इंडियन फ्रीडम फाइटर्स। तो आपको पता है पहली लाइन में उन्होंने बता दिया कि भाई हमारा देश है वो आज़ाद हो गया, अंग्रेज़ों के चुंगल से अपन बचकर निकल गए हैं। तो दूसरे में इन्होंने क्या किया, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया है, महात्मा गांधी हो गए और अन्य जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका योगदान रहा। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह। तो इन सब का उन्होंने नाम लेते हुए यही कहा कि जिन जिन स्वतंत्र सेनानियों ने भारत को आज़ाद करने में भूमिका निभाई, साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी को जिन्होंने गंवाया या फिर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सहभागिता निभाई, उनका बहुत बहुत आभार। तो दूसरी लाइन में यही बताएंगा। पहली लाइन में उन्होंने ये स्पीच दी कि भाई भारत जो या आज बार रात आ गई जब दफा स्वतंत्र होगा। दूसरा में जिन लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन में सहयोग किया उसका उन्होंने नाम लिया। फिर तीसरे वाले पॉइंट में क्या बताया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशनल बिल्डिंग। तो अब अपनी के रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब अपना ई देश ने क्या करना है, इस देश को अपने को एक बहुत ही बेहतर देश बनाना है। तो नेहरू रिमाइंडेड द पीपुल फ्रीडम थ्रू द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू है, इन्होंने अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के साथ ये कहा कि हमें अब क्या करना है, हमारा ध्यान है इसको स्वतंत्रता आंदोलन से क्या करना है, उसको मोड़कर
हमें अब एक नए देश को, डेमोक्रेटिक लोकतंत्र देश को क्या करना है, एक पूरी दुनिया के सामने सशक्त, मजबूत और एक लोकतांत्रिक देश के रूप में बनकर क्या करना, अपने को उभर कर दिखाना है। तो यही है, नेहरू ने सभी लोगों को ये दिखाया कि अब हमारी जिम्मेदारी है कि अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या कर सकें, जो लोकतांत्रिक देश है, एक स्ट्रॉन्ग, मजबूत, सबसे दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में उभर कर आ सकें। तो यही चीज़ इन्होंने बताई। अगले वाला क्या, ये इंपॉर्टेंट है, विजन फॉर इंडिया। तो उनका क्या विजन था भारत के लिए, ये वाला प्रश्न जरूर से देखने को मिलेगा, आप देख लेना। ही इन विजन एन इंडिया, तो इन्होंने भारत को क्या विजन दिया, पॉवर्टी, तो भारत है वो गरीबी से दूर हटेगा। इग्नोरेंस एंड डिजीज आर द बेनिस, और जो भारत में जो गरीबी हो गई या फिर जो आपकी बीमारियां हो गई, अकाल वगैरह, जो इस समय जो परेशानियां हैं, उन्हें हमें जड़ से ख़त्म करना है। तो आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है। पॉवर्टी, इग्नोरेंस एंड डिजीज आर द बेनिस। बेनिस मतलब क्या होता है, जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। अगले वाला पॉइंट क्या था, जस्टिस एंड इक्वलिटी आर इंश्योर फॉर ऑल, तो सभी लोगों के लिए न्याय मिलेगा, सभी को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सभी को मिलेगा। तो यही बताया था। सबसे पहले इन्होंने पूरे भारत से क्या विजन दिया, तो ये इंपॉर्टेंट है, विजन वाला प्रश्न जरूर से आएगा कि गरीबी, इग्नोरेंस और डिजीज है, इनको भारत देश से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा और सभी लोगों को सामाजिक न्याय और समानता मिलेगी। तो यही वाला पॉइंट उन्होंने बताया था। ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज लिव इन हार्मनी एंड ब्रदरहुड, और जो जितने भी धर्म है, सभी लोगों को, उस समय क्या था, दंगे चल रहे थे, तो इन्होंने यही कहा कि सभी के सभी जो धर्म है, समाज है, उन सभी लोगों को क्या, एकजुटता के साथ रहना है हमें। समझ में आ गया। तो ये विजन था, पहला विजन की गरीबी को और बीमारियों को में उठाकर बाहर फेंक देना है, उखाड़ देना है या ख़त्म कर देना है। दूसरे वाला पॉइंट, जस्टिस, न्याय देना, हमें सभी लोगों को न्याय देना है, जस्टिस देना है और इक्वलिटी, समानता देनी है। अगले वाला पॉइंट क्या है, सारे धर्म, समाज, वर्ग के लोग हैं, उनको हमें समय क्या एक साथ रहना है, एकदम भाई बंधुता के साथ, भाईचारे के साथ रहना है, सभी लोग आप सम्मान हो। तो ये विजन दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ये आने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगले वाला पॉइंट उन्होंने क्या बताया, यूनिटी एंड हार्ड वर्क। तो जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि हमें सभी लोगों को क्या रहना है, एकजुट बन के रहना है, पूरे देश के निर्माण में हमने डेडिकेशन दिखाना है और अनुशासन के साथ रहना है। तो तीनों पॉइंटों को अच्छे से याद रखना है। यूनिटी, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन के साथ अपने देश को आगे बढ़ाने में हमें क्या करना है, प्रयास करना है। ही आर्ग्यूड सिटीजन टू वर्क विद ऑल देयर हार्ट, और हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने दिल से कार्य में से जुट जाना है। जैसे हमने देश को आज़ाद कराने के लिए प्रयास किया था, वैसे ही हमें प्रयास करना है। किसके लिए, हमें प्रयास करना है इस देश को भविष्य का निर्माण करने में। अगले वाले पॉइंट की बात करूं, ए ट्रस्टी विद डेस्टिनी है, ये कोई एक स्पीच नहीं है, बल्कि ब्लूप्रिंट दिया था किसने, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत के भविष्य निर्माण के लिए, जिसमें उम्मीद थी, आइडिया थे और विजन था। मतलब उम्मीद थी, क्या था, होप थी, आइडिया थे, विचार थे और विजन था। विजन था मतलब क्या, आगे की आगम दृष्टि थी उसके अंदर। ही कैप्चर द इमोशन ऑफ नेशंस, तो देश का जो भावना थी उस समय की, उसको उन्होंने पकड़ा। एंड सफर्ड द स्ट्रगल, और जो उन भावनाओं को उन्होंने जनता को बताया कि हमें अब भविष्य में ये चीज़ें करनी है। यट स्टूड प्राउड एंड फ्री, आज हम गर्व से कह सकते हैं कि आज हम क्या हैं, पूरा देश है वो क्या हो चुका है, आज़ाद हो चुका है। नेहरू वर्ड कंटिन्यू टू इंस्पायर जनरेशन, नेहरू के जवाहरलाल नेहरू ने उसमें जो ये शब्द कहे थे, ये आज भी हमारी जनरेशन के लिए क्या है, इंस्पिरेशन के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने जो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की बनाने का कार्य किया, जस्टिस मतलब न्याय की बात करी, और जो पीस की बात करी, किसकी बात करी, पीस मतलब शांति की बात करी। तो ये था आपकी पूरी ट्रस्टी विद द डेस्टिनी का कौन सा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उन्होंने अपना जो स्पीच शुरू किया था उसमें किन वर्डों का प्रयोग किया था, ए ट्रस्टी विद द डेस्टिनी, और क्या कहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, ये देखने को मिलेगा, पर्सन देखने को मिल सकता है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जो नेशनल बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण में किस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया, ये वाला पर्सन आ सकता है। पर्सन आ सकता है विजन फॉर इंडिया, जवाहरलाल नेहरू ने विजन फॉर इंडिया में क्या बताया। तो ये आपके 3 पर्सन है, उसमें से ही एक पर्सन आएगा। समझ में आ गया। आप देख लेना एग्जाम के अंदर, आपको मैंने समरी दे दी है, इतना आप बनाकर लिख सकते हो, रटोगे तो आप वैसे भी नहीं चीज़ों को।
अब अगले वाला चैप्टर है जो कौन सा, आई हैव ए ड्रीम, जो मार्टिन लूथर के द्वारा लिखा गया है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो जो समरी है आई हैव ए ड्रीम की, जो मार्टिन लूथर के द्वारा दी गई है, उस पर अपन देखने का प्रयास। अगले वाले पॉइंट की बात करें, जो मार्टिन लूथर के द्वारा आई हैव ए ड्रीम जो स्पीच दिया गया था वो क्या था। सबसे पहले ये स्पीच है, ये कब दिया गया था, 28 अगस्त 1963 को ये स्पीच है वो दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, ये स्पीच दिया गया था मार्टिन लूथर के द्वारा मार्च में वाशिंगटन के वाशिंगटन नामक जगह है अमेरिका में, आपको पता है, वहाँ पर यह स्पीच दिया गया था 28 अगस्त 1963 को। समझ में आ गया, किसके ऊपर, जॉब्स के ऊपर, जो कार्य के और मुक्ति के ऊपर इन्होंने ये स्पीच दिया था। तो अच्छे से याद कर लेना है, मार्टिन लूथर ने 28 अगस्त 1963 को मार्च में ये स्पीच दिया था वाशिंगटन नामक जगह पर, किसके लिए, जॉब्स के लिए और स्वतंत्रता के लिए स्पीच दिया गया था। मार्टिन लूथर का जो स्पीच था उसमें क्या थी, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। ये सबसे खूबसूरत लाइन थी, सबसे खूबसूरत अपील जो इस दुनिया में आज तक किसी ने की, उसमें से एक रहे हैं। किसके लिए कि इन्होंने आई हैव ड्रीम, मेरा एक सपना है, किसके लिए, रेशनल इक्विटी, जो आपको रंग भेद की जो नीति देखने पड़ती है वो उसके लिए, तो रंग भेद की समानता के लिए और न्याय के लिए इन्होंने ये शब्द कहे थे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रश्न आ सकता है कि जो मार्टिन लूथर है इन्होंने कब और किसके लिए ये शब्द कहे थे, आई हैव ए ड्रीम। तो समझ में आ गया आपको, कब कहे थे, 28 अगस्त 1963 को कहे थे, कहाँ पर, मार्च वाशिंगटन में कहे थे, किसके लिए, जॉब एंड फ्रीडम के लिए और रेशनल इक्वलिटी मतलब जो रंग भेद की नीति है और न्याय के लिए इन्होंने कहा था। ये स्पीच इन्होंने डिलीवर किया था कहाँ पर, लिंकॉनल मेमोरियल, तो एक लिंकॉनल मेमोरियल नामक जगह है, वहाँ पर किया था। वहाँ पर कहाँ 2.5 लाख से ज़्यादा लोग बैठे हुए थे, उनके सामने इन्होंने ये स्पीच डिलीवर किया था। तो अच्छे से याद आ गया, एक बार फिर बता देता हूँ, 28 अगस्त 1963 को मार्च के अंदर वाशिंगटन में इन्होंने जो लिंकॉनल मेमोरियल था एक वाशिंगटन में, वहाँ पे 2.5 लाख लोगों के सामने इन्होंने क्या था, एक स्पीच दिया था। उसमें कहा था इन्होंने, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है कि अमेरिका में जो अफ्रीकन लोग रहते हैं इनको रेशनल रंग भेद की नीति है, काले गोरे की जो नीति है, इससे मुक्ति मिले और सबको न्याय मिले। वो कहा गया स्पीच कब कहा गया था, 1963 से लेकर आज तक भी इसी चीज़ों का संघर्ष चल रहा है अमेरिका के अंदर। अब उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट थे, अगले वाला पॉइंट है डिमांड फॉर सिविल राइट्स। तो जो सिविल न्याय होते हैं, जो मौलिक अधिकार होते हैं, उनके लिए उन्होंने क्या रखी थी, डिमांड रखी थी मांग रखी थी। तो डॉक्टर किंग है कोल्ड द कंटिन्यू डिस्क्रिमिनेशन सेग्रीगेशन और ऑपरेशन। तो उन्होंने जो मार्टिन लूथर उन्होंने कहा था कि आज के समय में भी जो रंग भेद की नीति है, इसके आधार पर जो भेदभाव किया जाता है हमारे साथ, जो हमें अलग जो उत्पीड़ित लोगों के रूप में दिखाया जाता है, हमें दबाया जाता है, अमेरिकन को 100 साल के बाद में भी, जो इस देश की मुक्ति के 100 साल बाद में भी हमें दबाया जा रहा है, हमें अलग दिखाने का प्रयास करा जा रहा है, हमें नीचा दिखाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसी के बारे में इन्होंने बताया था कि हमें इस चीज़ के खिलाफ हमें क्या मिलना चाहिए, हमें हमारे मौलिक अधिकार, वो हमारे अधिकार मिलने चाहिए। अगले वाला पॉइंट है ड्रीम ऑफ इक्वलिटी। तो उनका क्या सपना था कि सभी लोगों को समान अधिकार मिले। तो इन्होंने अपना जो सपना उसको शेयर किया था, पीपुल्स आर जज नॉट बाय देयर कलर ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। तो कोई भी व्यक्ति है उसको उसकी स्किन के कलर से जज नहीं करके बल्कि उसके चरित्र से उसको जज किया जाए। तो यही है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है कि ड्रीम ऑफ इक्वलिटी में क्या क्या बताया डॉक्टर मार्टिन लूथर ने, आपको ये बताना है। तो उसमें उन्होंने क्या बताया था कि कोई भी व्यक्ति है उसको उसकी चमड़ी के रंग को देखकर उसका भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, उसको जज नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि कैसे किया जाना चाहिए, उसके चरित्र को देखकर उसको जज किया जाना चाहिए। ये लाइन रट लेना, ये कि ये लिख के आनी आपको। अगले वाला क्या है, ब्लैक एंड वाइट चिल्ड्रन शुड ज्वाइन हैंड इन फ्रेंडशिप। तो जो काले व गोरे बच्चे हैं वो क्या एक दूसरे से नफरत करते हैं, जो सफ़ेद जो वाइट लोग हैं वो क्या ब्लैक लोगों को नीचा समझते हैं, उनसे नफरत करते हैं। तो वही चीज़ है, जो ब्लैक एंड वाइट पीपुल हैं, बच्चे हैं, वो बचपन से एक दूसरे के प्रति जो फ्रेंडशिप और दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए उन्हें। अगले वाला है फ्रीडम एंड जस्टिस कुड बी अवेलेबल फॉर ऑल सिटीजन। और जो न्याय है, न्याय और जो स्वतंत्रता है वो अमेरिका के हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। तो आपको बस ये 2-3 लाइनें याद करनी है। नोट फॉर मतलब जो पीपुल है, पीपुल आर जज बाई नॉट बाई देयर कलर ऑफ स्किन बट देयर कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। तो कोई भी व्यक्ति उसको उसके चरित्र से
पहचाना जाना चाहिए, ना कि उसके रंग के कलर से। अगले वाला क्या है, जो ब्लैक एंड वाइट पीपल है, जो काले व गोरे लोग हैं, इनको क्या करना चाहिए, उनको अपने बच्चों को बचपन से ही फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाना चाहिए। अगले वाला क्या, फ्रीडम एंड जस्टिस, जो न्याय और जो फ्रीडम स्वतंत्रता है उसको सभी लोगों के लिए वो क्या होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। ये सब चीज़ें इन्होंने बताई थी अपने जो स्पीच के अंदर, ड्रीम ऑफ इक्वलिटी में ये पर्सन आ सकता है। अगले वाला पॉइंट क्या है, फेथ इन अमेरिका आइडियाज, तो जो अमेरिका के सिद्धांत थे उसके अंदर उन्होंने क्या था, विश्वास था। डॉक्टर किंग रेफर टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डिक्लेयर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो जो जो डॉक्टर किंग है, डॉक्टर मार्टिन लूथर है किंग है, उन्होंने क्या किया था, यूएस का जो सिद्धांत था, यूएस का जो संविधान था, उसका जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस थी, उसकी जो स्वतंत्रता की घोषणा थी, उस पर बात किया, कहा कॉलिंग देम प्रोविजनरी नोट फॉर फ्रीडम एंड इक्वलिटी, तो उसमें जो स्वतंत्रता की बात की गई अमेरिका के संविधान के अंदर, तो उसको, उस संविधान को क्या करना चाहिए, उस बात को याद में रखना चाहिए, दैट नॉट येट बी फुलफिल्ड बाय द ब्लैक अमेरिकन्स, मतलब जो बात स्वतंत्रता की बात की गई है कि सभी लोगों को समान अधिकार मिलेंगे, समान स्वतंत्रता मिलेगी, वो आज तक अमेरिका के जो जो काले लोग हैं, ब्लैक पीपल्स हैं, उनको अभी तक नहीं मिली है। अमेरिका को संविधान है, उसको अपनी बातों को पूरा करना चाहिए। मुझे अभी भी इस चीज़ की उम्मीद है। तो ये पर्सन ऐसे आ सकता है कि मार्टिन लूथर ने किसके प्रति उम्मीद दिखाई थी, तो किसके प्रति दिखाई थी, अमेरिका के संविधान के प्रति ये चीज़ दिखाई थी कि उसमें क्या दिखाया गया था कि अमेरिका में सभी लोगों को न्याय मिलेगा और स्वतंत्रता मिलेगी। अगले वाला पॉइंट है नॉन वायलेंस एंड होप, तो उन्होंने जोर दिया किस चीज़ पर, नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट पर, मतलब कि उनका जो मार्टिन लूथर, उनका क्या मानना था कि हम जो ये लड़ाई लड़ेंगे ये अहिंसा से लड़ाई लड़ेंगे, हम किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे, नॉन वायलेंस से लड़ाई लड़ेंगे, आपकी पीस से, मतलब एकदम शांति से लड़ाई लड़ेंगे और भाईचारे से ये लड़ाई लड़ने का प्रयास करेंगे। तो इन्होंने क्या बताया कि हम अहिंसा का परिचय देंगे, जो लड़ाई है वो शांतिपूर्ण लड़ेंगे और भाईचारे के साथ लड़ेंगे। रिजेक्टिंग हेट्रेड और रिवेंज इज टून वाज बोथ होपफुल एंड अर्जेंट, तो इन्होंने जो अपने जो हेट्रेट है, जो गरना है, जो बदले की भावना है, इसको इन्होंने उम्मीद के साथ दिखाने का प्रयास किया है। तो यही है कि नॉन वायलेंस एंड होप का कॉन्सेप्ट दिया गया था मार्टिन लूथर के द्वारा कि वो जो स्वतंत्रता की लड़ाई है, इसको किससे लड़ाई करेंगे, नॉन वायलेंस, अहिंसा से और उम्मीद के साथ कि ये जो नियम है इनमें बदलाव होंगे। अगले वाला पॉइंट इन्होंने क्या बताया, कॉल फॉर एक्शन, तो किंग आर्ग्यूड अमेरिकन्स टू कीप फाइटिंग अंटिल जस्टिस, तो किंग है, मार्टिन लूथर किंग है, इन्होंने क्या कहा, अमेरिकन्स को जब तक लड़ाई लड़नी चाहिए जब तक उन्हें क्या न्याय नहीं मिल जाए। रोल डाउन्स लाइक वाटर एंड राइटर्स लाइक ए माइटी स्ट्रीम, तो खुद को उन्होंने पानी की तरह बहते होना चाहिए और पानी की तरह बहते हुए एकजुट होकर एक पूरी धारा का रूप ले लेना चाहिए। मतलब देखो कितनी अच्छी लाइन कही है, लाइन समझना आप, उन्होंने कहा क्या कहा, रोल लाइक ए वाटर, पानी की एक छोटी सी बूंद की तरह, धारा की तरह, छोटी सी एक की तरह बहो, पानी की तरह बहो और एक पूरी धारा का रूप ले लो। मतलब आप एक एक करके जुड़ते चले जाओ और एक दिन आएगा जब हम एकजुट होकर इतनी बड़ी जनसंख्या में हो जाएंगे कि अमेरिका के जो वाइट पीपल है उनको हमें अपने अधिकार देने ही होंगे। समझ में आ गया, ये लाइन रट लेना, रोल लाइक ए वाटर एंड राइटियस लाइक ए माइटी स्ट्रीम। तो यही कहा गया था अमेरिका के जो ब्लैक पीपल से इन्होंने लड़ाई करने के लिए, अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए यह शब्दों का प्रयोग किया था। कंक्लूजन की बात करें, डॉक्टर किंग आई हैव ए ड्रीम इज ए टाइमलेस मैसेज ऑफ होप, यूनिटी एंड इक्वलिटी। तो डॉक्टर किंग है, उनका ड्रीम था, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, ये एक मैसेज है किसका, उम्मीद का, एकता का और समानता का। तो इट हेल्प टू फ्यूल द अमेरिकन सिविल राइट, तो इसने क्या कार्य किया, इसका जो अमेरिका है उसमें जो सिविल राइट होते हैं, जो सामाजिक न्याय की बात होती है, उसको इसमें पूर्ण करने में इसने क्या क्या योगदान दिया। एंड कंटिन्यू टू इंस्पायर स्ट्रगल फॉर जस्टिस, और लोगों को अपने न्याय, अपने अधिकारों के लड़ने के लिए क्या क्या प्रेरित किया। अराउंड इज ड्रीम ए विजन फॉर ए वर्ल्ड विदाउट ए रेसिज्म एंड डिवीजन, उनका एक सपना था, उनका एक विजन था कि ये दुनिया है, ये रंग भेद की नीति और ये जो बंटवारे की नीति है, इससे ऊपर उठकर क्या होगी, एक हो जाएगी, एकजुट हो जाएगी और सारी दुनिया के लोग हैं वो वास्तविकता में क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, अलग अलग प्रकार की जो दास्ताएं झेल रहे हैं या जो अपने विचारिक जो गुलामी का शिकार हो चुके हैं उन सब चीज़ों से। तो
तो समझ में आ गया आपको। अच्छा, अब पर्सन कहाँ से आएगा? पहले आ सकता है क्या डिमांड के राइट किए गए थे मार्टिन लूथर के द्वारा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ड्रीम ऑफ इक्वलिटी में उन्होंने क्या बताया कि भाई लोगों को स्किन के कलर से नहीं देखकर उनके चरित्र से नापा जाना चाहिए। ब्लैक एंड वाइट के जो बच्चे हैं वही स्टार्टिंग से क्या कर दोस्ती करना शुरू कर दें। फ्रीडम फॉर जस्टिस की बात की गई थी। और साथ में उन्होंने कहा था जो फेथ इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, अब अभी भी उन्हें क्या है विश्वास है अमेरिका के सिद्धांत में, उसके बारे में पर्सन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये वाला आपको आई हैव ए ड्रीम जो पर्सन चैप्टर था उसकी समरी मैंने आपको बता दी है, आपको अच्छे से कर लेना। अब अपन बढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 की तरफ। अपन आ चुके हैं यूनिट नंबर 2 पे। तो यूनिट नंबर 2 में क्या आती है? ग्रामर आती है। और ग्रामर आपको पता है कोई भी पढ़ाने वाला यहाँ पर है नहीं, यूनिवर्सिटी से संबंधित तो आपको बिल्कुल भी कोई नहीं पढ़ाएगा। तो मैं आपको अच्छे से कराऊंगा सारी चीज़ें, जो नोट्स है वो लेकर आया हूँ मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से संबंधित, और सारे के सारे नोट्स के साथ उदाहरण भी देख रहे हूँ कैसे आपको करना है। ये वीडियो देख लोगे ना तो चाहे आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी अच्छे से कर लोगे। नरेशन आता है आपके सामने, आपके साथ में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आता है और मॉडल आती है, तीनों की तीनों चीज़ें आती हैं। शॉर्ट एंड स्वीट ऐसे ही करा दूंगा कि कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी, कोई यूट्यूब पर कोई भी वीडियो दूसरी देखने की जरूरत ही नहीं मिलेगी आपको। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि डायरेक्ट व इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है, छोटे से रूप में बता दूंगा आपको। सबसे पहले जो आपका पर्सन आता है, जैसे राम सेड श्याम, समझ में नीचे करवा ही रखा है उसी से समझा देता हूँ उदाहरण से। यहाँ पर देख लो आप, ये पहला ही सेड आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो ये क्या डायरेक्ट स्पीच, मतलब जो सीधी की सीधी जो चीज़ कही जाती है वो किस में आती है? डायरेक्ट स्पीच में आई। मतलब सामने वाले ने जो बात कही है वो किस में आएगी? जहाँ पर आपको दो डंडी देखने को मिल जाए ना, ये वाली कोटेशन देखने को मिल जाए, ये समझ लेना ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। समझ में आ गया? और फिर जहाँ पर कंजक्शन का प्रयोग करके, दैट वगैरह का प्रयोग करके, इफ का प्रयोग करके, जहाँ पर आपको सीधा का सीधा सेंटेंस लिखा हुआ जिसमें ये कोटेशन नहीं लगी हो, वो क्या होगा? इनडायरेक्ट स्पीच होगा। समझ में आ गया? यही अंतर है, ज़्यादा आपको इस डीप में जाने की जरूरत नहीं, बस आपको पास होना है। तो जहाँ पर आपको दो कोटेशन लिखे हुए मिले वो डायरेक्ट स्पीच, जहाँ पर नहीं हो वो इनडायरेक्ट स्पीच। ये तो था ओवरव्यू। ये अपने लिए इतनी ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है। अब काम की चीज़ें क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले जो बदलाव करना होता है वो आपको क्या किस में करना होता है? टेंस में बदलाव करना होता है। तो आपको टेंस कैसे बदलता है? तो सबसे पहले बताऊं मैं आपको, देखो जिस भी सेंटेंस में आपको शेर देखने को मिल जाए तो इसमें क्या होता है, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है उसमें जो प्रेजेंट टेंस में जो स्टार्टिंग में जो शुरू होता है सेंटेंस, वहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर आता तो चेंज नहीं होता, पास्ट में ही चेंजमेंट देखने को मिलते हैं। तो आपको कैसा पता चलेगा कि पास्ट है या फिर फ्यूचर प्रेजेंट है? तो जहाँ पर आपको ही से दिख जाए या सेज दिख जाए तो ये क्या होते हैं? ये आपके हमेशा प्रेजेंट टेंस में होते हैं, इनमें टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता। लेकिन ये पर्सन आएगा नहीं आपके सामने, कैसा पर्सन आएगा? जहाँ पर लिखा होगा ही सेड दैट, ही सेड से शुरू होगा तो वो वाला सेंटेंस आएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल में समझाऊं, ये वाला ऑप्शन पर्सन है जहाँ पर आपको सैड देखने को मिले। सैड किसका होता है? से की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सैड होती है, पास्ट में होता है। तो पास्ट में क्या होता है? टेंस चेंज होता है। समझ में आ गया? तो आपको सैड देखने को मिलेगा, उसी में ये नियम लागू करना है। बाकी सेज और से और सेज भी लागू नहीं करना है। तो आप सैड देखेगा तो आप उसमें क्या करोगे? सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन सी वर्ब आती है? एस या एस लगा हुआ मिल जाएगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, वर्क, क्या तो आपको वर्क देखने को मिल जाएगा या वर्क्स देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे लास्ट में एस या एस देखने को मिल जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, और या फिर डू या डज देखने को मिल जाए। क्या देखने को मिल जाए आपको? हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज देखने को मिल जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिल जाए। वो क्या होगा? उसे पास्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस बोलते हैं। और उसको किस में बदलना है? पास्ट सिंपल में बदलना है। पास्ट सिंपल क्या आती है? वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, लास्ट में ईडी जुड़ा होगा या फिर डिड आएगा। तो कैसे बदलेगा मैं बता देता हूँ आपको। जैसे एस या एस लगा हुआ है, तो जैसे एग्जांपल देके बताऊँ, वर्क लिखा हुआ है ना, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क, तो ये किस में बदलेगी? ये प्रेजेंट सिंपल का उदाहरण है। ये किस में बदल जाएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल जाएगा, मतलब ये बदल जाएगा, वर्क लग जाएगा इसकी। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वर्क की सेकंड फॉर्म होती है वर्कड। समझ में आ गया आपको? या फिर डू डज अगर आपको देखने को मिल जाए तो वो किस में चेंज हो जाएगा? डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? प्रेजेंट सिंपल में अगर आपको कोई चीज़ दे रखी है, एस या यस लगा रखा है या डू डज दे रखा है, उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में या फिर डिड में आपको चेंज कर देना है। आगे उदाहरण से और समझा दूंगा।
अगले वाला प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है वो क्या होगा? इज, एम और आर। वो किस में चेंज हो जाता है? वो चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस कौन सा होता है? वाज या वर में। कौन से में चेंज होता है? वाज या वर में चेंज हो जाता है। कि मैं एक उदाहरण दे के समझाऊं। यहाँ पर है ही सेड दैट आई एम लर्निंग इंग्लिश। तो यहाँ पर कौन सा टेंस है? सेड आ गया, मतलब ये पास्ट टेंस में है। और अब यहाँ पर क्या एम लिखा हुआ है, तो एम मतलब वर्ब, एम प्लस आई एन जी है, तो मतलब क्या है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो अब ये किस में चेंज होगा? वाज या वर में चेंज होगा, प्लस वर्ब की जो फिर फोर्थ फॉर्म होती है आई एन जी वाली फॉर्म, उसमें होगा। अब मैं आपको समझा दूं, प्रेजेंट जो सिंगुलर के लिए वॉज आता है, और जो आपका प्लूरल होता है उसके लिए क्या आता है? वर देखने को मिलता है। तो आई है वो क्या है? एक सिंगुलर फॉर्म होती है, तो उसके हिसाब से क्या देखने को मिलेगा आपको? वॉज देखने को मिल गया, वॉज या वर में चेंज हो गया। समझ में आ गया ना आपको अच्छे से? अगले वाले टेंस की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? हैज या हैव देखने को मिलेगा आपको। उदाहरण में क्या देखने को मिलेगा? हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी। हैज सिंगुलर के लिए, हैव वर्ब के प्लूरल के लिए। समझ में आ गया? दे हो गया आपका, यू हो गया, वी हो गया, आई के साथ भी हैव का प्रयोग होता है। तो इन सब के साथ क्या आता है? हैव होता है। और बाकी साथ ही, सी, इट हो गया, और इनके साथ क्या देखने को मिलता है आपको? हैज देखने को मिलता है। तो वो किस में चेंज होगा? वो चेंज होगा आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आपको चेंज देखने को मिलेगा। समझ में आ गया आपको सारा का सारा? उदाहरण अगर नीचे देखो, मैं देखता हूं अगर कोई ये वाला देखो, उदाहरण ये वाला रहा। डायरेक्ट स्पीच में ही सेड आई हैव फिनिश माई वर्क। तो यहां पर क्या देखने को मिला आपको? हैव देखने को मिला है। हैव आई के साथ मैंने क्या बताया? हैव आएगा। अब क्या सेड है तो पास्ट टेंस में, अब इसको कैसे बदलेंगे? हैव किस में बदल गया? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल गया। तो समझ में आ गया? हैज जो किस में बदलेगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलने वाला है। अगले वाले बात करें अपन पास्ट सिंपल की। तो पास्ट सिंपल में कैसे कैसे बदलेगा? पास्ट सिंपल में आपको क्या देखेगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड देखने को मिलेगा। वो किस में बदलता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलता है। पास्ट परफेक्ट मतलब क्या होगा? हैड में चेंज होगा। समझ में आ गया? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगा। तो ये भी एक और उदाहरण के साथ दिखा देता हूं मैं। यहां पर ऐसा कोई उदाहरण दे नहीं रखा है शायद तक, ऐसा इसमें कोई उदाहरण नहीं दे रखा है, लेकिन मैं बनाकर बता देता हूं आपको। समझ लो, यहां पर आई लर्न इंग्लिश आ गया। क्या आ गया? आई, ये वाला ले लो आप नीचे वाला। ही सेड आई फिनिश्ड माई वर्क। आई फिनिश माई वर्क आ गया, तो वो किस में चेंज होगा? ही सेड दैट शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होता है? पास्ट सिंपल होता है, पास्ट सिंपल टेंस होता है। और चेंज किस में होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। समझ में आ गया आपको? बस यही वाला होता है। अगले वाला क्या होता है? विल या सेल हो गया, वो किस में चेंज होता है? वुड या शुड में चेंज हो जाता है। तो ये सारे के सारे टेंस के चेंज है, मैंने एग्जांपल के साथ बता दिया आपको। अगले वाला चेंज क्या होता है? जहाँ पे आपको टुडे लिखा मिले, वहाँ पे आपको क्या लिख देना है? दैट डे लिख देना है। टुमेरो की जगह आपको क्या? द नेक्स्ट डे लिख देना है। यस्टरडे की जगह आपको क्या लिखना है? नीचे वाला जो इनडायरेक्ट स्पीच उसमें द प्रीवियस डे लिखना होता है। नाउ की जगह आपको देन लिखना होता है। हेयर की जगह देर, दिस की जगह दैट, और दिस की जगह दोज लिखना होता है। तो इन सब को आपको ऐसा का ऐसा स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लेना आपको। क्या? टुडे बदलता है दैट डे में, टुमेरो बदलता है द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे बदलता है द प्रीवियस डे में, नाउ देन में, हेयर देर में, दिस दैट में, और दीज दोज में। ना भी बदलो, कम से कम सुन लो एक बार, तो आप क्या होगा? जब चेंजमेंट आएगा तब आप अच्छे से कर दोगे। अब सबसे पहले बात करूं, सेंटेंस का जैसा टाइप होगा उस हिसाब से भी चेंज होते हैं। जो असर्टिव टेंस होता है, इसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या देखने को मिलता है आपको? दैट है वो लगाया जाता है। कहां पर कैसे यूज होगा वो मैं आपको अच्छे से और बताऊंगा। सबसे पहले ही सेड आई एम लर्निंग इंग्लिश। तो ऐसा पर्सन आपको मोस्टली आएगा असर्टिव सेंटेंस का ही। समझ में आ गया? तो आपको किस में चेंज करना है? आपको ही सेड, ये डंडी हटा दी आपने, ये देख रहे हो ना कोटेशन वाली, तो इसकी जगह किसका प्रयोग करोगे? दैट का प्रयोग करोगे आप। समझ में आ गया? अब यहां पर आई क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। आई क्या है? यहां पर ये जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये किसके हिसाब से चेंज होता है? ये चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से। तो आई का क्या है यहाँ पे? ही। तो ही का सब्जेक्टिव केस क्या आएगा? ही का ही आ जाएगा। समझ में आ गया? फिर क्या था? आई एम है, एम किस में बदल गया? मैंने क्या बताया था? प्रेजेंट
जो कंटिन्यूस टेंस है वो किस में चेंज हो गया, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो गया, वो आज आ जाएगा। फिर आपको पता है वॉज प्लस वर्ब की फिर फोर्थ फॉर्म आती है वॉज लर्निंग इंग्लिश, ऐसा का ऐसा आपने लिख दिया। तो आपको समझ में आ गया आपको क्या करना है, जो आई वी यू फर्स्ट सब्जेक्ट होते हैं, आई वी ये चेंज होते हैं यहाँ पर लिखे हुए सब्जेक्ट के अनुसार, ही के अनुसार। यू है वो चेंज होगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और ही सी इट अगर लिखा हुआ है वो चेंज बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो ये नियम भी आपको समझ में आ गया। अगले वाला ही सेड दैट आई हैव फिनिश माई वर्क। तो मैंने इसके एक एक एग्जाम्पल ही समझाऊंगा आपको। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या देखने को मिलता है, आपको एक्स आस्क्ड के साथ आस्क तो आएगा, वहां पर क्या सेड का सेड ऐसे कैसा रहा था, यहाँ पर आस्क आएगा और इफ या वेदर आपको देखने को मिलेगा। स्किप मत करो वीडियो, अच्छे से देखो आप पूरा का पूरा, थोड़ी बहुत चीज़ें से तो कम से कम समझ में आएंगी, कुछ तो लिख कर आओगे आप, ऐसा कैसा छोड़ने से तो अच्छा ही है। ही सेड दैट डू यू लाइक पिज्जा। तो यहाँ पर आपको मैंने क्या बताया, यू आया है, यू आया, वो यू किसके हिसाब से चेंज होता है, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और ऑब्जेक्ट यहाँ पर कोई है नहीं तो क्या होता है, हमेशा आई ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ही सेड की जगह सेड की जगह क्या आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, आस्क में आता है, और असर्टिव में सेम टू सेम आ जाता है। तो इसने क्या कहा, ही आस्क्ड, इफ या वेदर आएगा फिर कंजक्शन के रूप में, इफ या वेदर आ गया। यू था उसका तो सब्जेक्टिव केस आ गया आई, और फिर क्या था, डू था, तो डू किस में बदल गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लाइक्ड आ गया, और पिज्जा का पिज्जा आ गया। समझ में आ गया। अब आपका कमांड या ऑर्डर वाला सेंटेंस देखने को मिलेगा, तो इसमें करवाऊंगा मैं आपको। यहाँ पर क्या होता है, जो सेड है वो किस में चेंज हो जाता है, आपको रिक्वेस्ट हो गई, कमांड हो गई, उसमें चेंज हो जाता है। तो इसमें कहा ही सेड प्लीज हेल्प टू मी, तो ही रिक्वेस्टेड मी, और यहाँ पर आपको क्या लिख देना, सेड की जगह रिक्वेस्टेड लिख दिया, मी, फिर टू यहाँ पर कंजक्शन आएगा टू, और जो ऐसा कैसा प्लीज वगैरह है, ओपन वगैरह, उसको ऐसा कैसा हटा देना है, और सीधा का सीधा सेंटेंस लिख देना है, टू हेल्प मी। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट सेड की जगह क्या आता है, रिक्वेस्ट हो गया, कमांड हो गया, ये आएगा, फिर टू कंजक्शन का प्रयोग करके ऐसा कैसा सारा का सारा सेंटेंस लिख देना है, बस प्लीज हो गया, ये सब चीज़ें आपको हटा देनी है। फिर बात करूँ आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देख लो, ये वाले होते हैं जिसमें आपको क्या बताया गया है, ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, तो उसने ही एक्सक्लेम्ड दैट, एक्सक्लेम्ड का प्रयोग होगा, एक्सक्लेम मतलब विद सोरो, दुख अल्लास आ गया तो सोरो आ गया। फिर यहाँ पर जो कंजक्शन यूज किसका होता है, दैट का यूज होता है, और बाकी सेम टू सेम नियम है वो यूज हो जाते हैं आपके। तो मैंने कोशिश की है कि भैया आपके पास सिंपल सेंटेंस है तो कम से कम आपको थोड़ा बहुत पता हो, आप कुछ तो करके आओ, आपको कुछ तो याद हो। अब ये तो था आपका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, भाई इतना ही समझा पाऊंगा, वैसे तो बहुत टाइम लगता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बहुत लंबी क्लास हो सकती है, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा तो आपका रिवीजन जरूर हो जाएगा। अगले वाला है एक्टिव पैसिव के जो करवाने आपको। अब क्या होता है, एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस होता है, उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है। और जो पेसिव होता है, पेसिव में क्या होता है, एक्टिव में क्या होता है, जो करता है, जो सब्जेक्ट है वो कार्य कर रहा होता है। पेसिव में क्या होता है, पेसिव का अर्थ होता है निष्क्रिय, तो जहाँ पर सब्जेक्ट निष्क्रिय हो, सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाए, उसे पेसिव कहा जाता है। तो जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्टिव का क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और उसमें उल्टा हो जाएगा, पेसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट होगा, तो उसमें उल्टा करके लिख दिया जाता है। समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर क्या, राम राइट्स ए लेटर, तो राम के द्वारा लेटर लिखा गया, तो यहाँ पर लेटर लिखने कार्य कौन कर रहा है, राम कर रहा है, राम है वो यहाँ पर करता है, सब्जेक्ट वही इस कार्य को कर रहा है। पेसिव में क्या है, द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन, तो सब्जेक्ट है वो कोई कार्य नहीं कर रहा था, वो एक्शन को एक्सेप्ट स्वीकार कर रहा था। यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब पास्ट ऑफ पार्टिसिपल बाई प्लस सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट वो आपको देखने को मिलता है। तो जैसे ए लेटर इज रिटन बाई राम, तो लेटर है वो किसके द्वारा लिखा गया, राम के द्वारा लिखा गया, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या, लेटर, तो क्या लेटर खुद थोड़ी लिखेगा, नहीं नहीं नहीं, ये कार्य तो राम के द्वारा किया गया है, लेकिन लेटर तो यहाँ पर निष्क्रिय है, सब्जेक्ट यहाँ पर निष्क्रिय होता है, बस एक्शन रिसीव किया जा रहा है सब्जेक्ट के द्वारा। तो समझ में आ गया, जहां पर एक सब्जेक्ट का कोई कार्य नहीं होता है वही पेसिव होता है। अब टेंस चेंज करके बताऊं आपको, इसमें टेंस किस में चेंज होते हैं, अगले वाले में टेंस है वो चेंज हो जाता है। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका
जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, इसमें होगा जैसे ही सी रेड ए लेटर, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो किस में चेंज हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगी। समझ में आ गया। उदाहरण के साथ आपको समझा दूं, सी रीड्स ए लेटर ए बुक, तो सी रीड ए बुक मतलब एक प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखना है। तो क्या लिख दिया आपने, ए बुक लिख दिया। फिर आपने क्या लिखा अगले अगले सेंटेंस में, जो वर्ब आई है वो कौन सी बताई थी मैंने, इज एम आर आएगी। तो ए बुक क्या सिंपल है, सिंपल सब्जेक्ट है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या है यहाँ पर इज का आपने प्रयोग कर लिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की तीनों फॉर्म ही क्या होती हैं, रीड 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 ही होती हैं, तो रीड लिख दिया। और फिर बाई प्लस सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस हर आ गया, तो सी ए बुक इज रीड बाई हर। समझ में आ गया आपको। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, वर्ब की फर्स्ट वाला है वो किस में चेंज होता है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। अगले वाला सेंटेंस है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो किस में चेंज होगी, वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगी वो। समझ में आ गया। तो क्या ही एट एन एप्पल, तो ये कैसे हुआ, एन एप्पल, तो एप्पल है वो क्या सिंगुलर सेंटेंस है, तो वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इटन बाई हिम। समझ में आ गया आपको। इस तरीके से करना है आपको। अगले वाला है फ्यूचर सिंपल टेंस, तो ही विल फिनिश द वर्क, तो ये क्या होगा, जो सिंपल है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो विल बी का प्रयोग होगा, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या, द वर्क को लिख देना है, फिर विल बी फिनिश्ड प्लस बाई देम के साथ आएगा। फिर अगले वाले की बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस है, ये क्या होते हैं, एक्सेप्शनल केस होते हैं। इसमें अगले वाले में चेंज नहीं होता, सेम में चेंज होता है। तो ही इज पेंटिंग ए वॉल, तो पहले ऑब्जेक्ट को लिखोगे ए वॉल। इनमें क्या होता है, ये चेंज होता है इज एम आर प्लस बीइंग प्लस जो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट में। समझ में आ गया। तो यहाँ पर इज एम आर के बाद में बीइंग आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो जहाँ पर इज एम आर दिखे आपको, वहाँ पर इज एम आर का जो प्रयोग हो रहा है वैसा का वैसा सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से कर लेना, प्लस उसके बाद में बीइंग लगा देना, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना, और बाई प्लस क्या लिख लेना, ऑब्जेक्ट है उसका प्रयोग कर देना। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो वॉज क्लीनिंग है वो भी सेम टू सेम होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का सेम होता है, वहाँ पे इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर क्या होता है, वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। मॉडल का बात करें तो मॉडल के साथ किसका प्रयोग होता है, बी का प्रयोग होता है। कैन कुड ये सेम टू सेम आएगा, उसके बाद में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो आपको पता है मॉडल हमेशा साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है ना, लेकिन आपको पता है, और जो एक्टिव पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे लगा सकते हो, बी के साथ लगा सकते हो, तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आ जाती है। जैसे ही सी कैन सोल्व द प्रॉब्लम, तो इसका क्या होगा, द प्रॉब्लम कैन बी सोल्व बाई हर। समझ में आ गया आपको। अब मुझे पता है आप में से काफ़ी बच्चों को काफ़ी हार्ड लग रहा हो, काफ़ी टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन आपको ऐसे समझ लिया बहुत है, आपको एग्जाम में आप आराम से करके आ जाओगे। अब अपन मॉडल की बात करेंगे, अगले वाला टॉपिक है वो मॉडल देखेंगे। आप बस देख लो इन सब टॉपिक को, आप एग्जाम में पर्सन आएगा कम से कम तुक्के मारने लायक कुछ तो लिखने लायक हो जाओगे। तो आप बस देखते रहो वीडियो को, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना आपको। मॉडल क्या होता है, मॉडल का आपको यही याद रखना है, जो अपनी फीलिंग वगैरह एक्सप्रेस करने के कार्य होते हैं, और मॉडल है वो हमेशा साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है अपने साथ, इस चीज़ का याद रखना है। लेकिन आपके सामने ऐसा पर्सन नहीं आएगा, आपके सामने क्या आएगा, आपके सामने पर्सन आएगा किस चीज़ का, कि आपको कौन सा मॉडल इसमें फिल करना वो आएगा। जैसे एक एक करके समझा दूंगा जल्दी सी। सबसे पहले बात करें कैन। कैन का क्या कार्य होता है, एबिलिटी और परमिशन देने का कार्य होता है। एबिलिटी मतलब कोई आदमी था ना, कोई कार जिम आया को ऑप्शन आओ कि वो स्विंग कर सकता है, वो दौड़ सकता है, वो खा सकता है, वो कोई कार्य कर सकता है, ऐसी जिस सेंटेंस का अर्थ निकल कर आए तो वहाँ पर आपको किसका प्रयोग करना है, कैन का प्रयोग करना है। तो ज़्यादातर पर्सन कैन का देखने को मिलता है जिसमें क्या हो सकती है, एबिलिटी दिखाई जाती है कि वो 10 किलो वजन उठा सकता है, वो स्विमिंग कर सकता है, वो बाईसाइकिलिंग कर सकता है, कार राइडिंग कर सकता है। ऐसा जहाँ पर दिखे वहाँ पर क्या आएगा, आपका कैन का प्रयोग कर लेना है। अगले वाला प्रश्न है कुड। तो कुड का प्रयोग कैसा होता है, पास्ट एबिलिटी, मतलब सेम ही चीज़ दिखा है लेकिन पास्ट में, कि उसने वो आज से 5 साल पहले 10 किलो वजन उठा सकता था, तो वहाँ पर किसका प्रयोग होगा, पास्ट
एबिलिटी का प्रयोग हुआ। साथ में पोलाइट रिक्वेस्ट, मतलब कोई आदमी से कोई चीज़ की रिक्वेस्ट करोगा, कुड यू गिव मी योर पेन, तो जो रिक्वेस्ट के लिए भी किसका प्रयोग होता है, कुड का प्रयोग होता है। अगले वाला प्रयोग मे, माइट और मस्ट, तीनों का समझ लेना। मे का प्रयोग, एक तो थे इस क्लास में कहो मे आई कम इन, बोला होगा ना मे आई कमिंग, तो रिक्वेस्ट करने के लिए आपका किसका प्रयोग होता है, मे का प्रयोग होता है, ये तो आपने हमेशा बोला होगा। साथ के साथ पॉसिबिलिटी, मतलब कोई भी घटना उनकी पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मे का प्रयोग किया जाता है। तो पॉसिबिलिटी मे की क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। समझ में आ गया आपको। इट मे रेन, तो बारिश हो सकती है, आया का चारों तरफ बादल छाए हुए हैं तो बारिश हो सकती है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करोगे आप, मे का प्रयोग करोगे। माइट का प्रयोग करोगे, जैसा कि आज कम बादल छाए हुए हैं लेकिन फिर भी बारिश हो सकती है, तो क्या कम पॉसिबिलिटी हो, कम संभावना हो, वहाँ पर माइट का प्रयोग करना है। मस्ट का स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, कि बहुत जोरदार बादल छाए हुए हैं, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी शुरू हो गई तो बारिश होगी, तो इसके लिए मस्ट का प्रयोग होगा। या फिर ऐसे सेंटेंस जहाँ पर क्या होगा, आपको कोई भी चीज़ करना अनिवार्य हो, जैसे हमें जो अपने माता पिता हैं, नहीं ये माता पिता वाला नहीं, मतलब आपको कैंसर हो रखा है और आपको स्मोकिंग छोड़ना क्या है, अनिवार्य होगा। आपको आर्मी वाले जो आर्मी संबंधी जो क्षेत्र होता है वहाँ पर जाना क्या होगा, मना होगा। आपको ड्राइविंग लाइसेंस है उसका प्रयोग में लेना अनिवार्य है। तो ऐसे वाले सेंटेंस जो काम करना अनिवार्य होता है, वहाँ पर क्या होगा, आपको मस्ट का प्रयोग किया जाता है। शुड की बात करें, कोई भी एडवाइस या सजेशन के लिए प्रयोग किया जाता है, कि जहाँ पर आपको कोई भी इंसान को सलाह दे रहे हो कि आपको सुबह सुबह डेली रनिंग करनी चाहिए, तो ये एडवाइस हो गई। ऐसा सेंटेंस जहाँ पर देखिए आपको शुड का प्रयोग करना है, यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, तो हमें और ज़्यादा पानी चाहिए करना चाहिए, तो ये क्या एडवाइस व सजेशन है। समझ में आ गया आपको। वुड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, वुड का प्रयोग किया जाता है कोई पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, समझ, या पास्ट हैबिट के लिए। पोलाइट रिक्वेस्ट क्या हो गई, वुड यू लाइक टी, तो वुड यू लाइक टी मतलब आप चाय लोगे, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कैन का भी प्रयोग किया जाता है, वुड का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन वुड का प्रयोग किस में किया जाता है, पास्ट की जो पोलाइट रिक्वेस्ट है, जो पास्ट की जो रिक्वेस्ट होती है उसके लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। तो आपको अगर ऑप्शन में वुड, क्योंकि आपके तो ऑप्शन देके रखेंगे ना, वुड, कैन, मे ऐसे देके रखेंगे, तो पोलाइट रिक्वेस्ट, कोई रिक्वेस्ट दिख रही है तो वहाँ पे कुड कर देना या वुड कर लेना। अगले वाला कोई पास्ट के हैबिट हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि पास्ट हैबिट देखने को मिले कि वो डेली मॉर्निंग वॉक पर जा रहा है पिछले 5 साल से, तो वो वाला पर्सन है तो वो वाला वहाँ पर वुड का देखने को पर्याप्त आपको देखने को मिलता है। अगले वाला O2, तो मोरल ड्यूटीज़ आपकी हैं, मतलब आपको कि अपने जो माता पिता का सम्मान करना चाहिए, जानवरों को मारना नहीं चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, इन सब चीज़ों को मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए आपको किसका प्रयोग करना होता है, O2 का प्रयोग करना होता है। अगला क्या है, यूज टू का प्रयोग क्या होगा, पास्ट हैबिट, पुरानी आदतों के लिए आपको किसका प्रयोग करते हैं अपन, यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो समझ में आ गया, ये था आपका मॉडल। सारे के सारे मॉडल मैंने आपको करवा दिए हैं। अब अपन बढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 की तरफ। ग्रामर तो आपका कंप्लीट हो गई, जितना मैंने कोशिश किया कि अब आपको चीज़ें समझ में, आपकी पहले पढ़ी हुई है तो आप आराम से कर दोगे सारी चीज़ों को, समझे, इतना रिवीजन आपका करवा दिया है। अब बात करूंगा आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम और हिंदी से इंग्लिश में पढ़ने वाले सेंटेंस की तरफ। मोस्ट रिपीटिव लेकर आया हूँ, आपको बस वीडियो को पूरा देखना है, सिर्फ इतना ही करना है, ऐसा समझा दूंगा जीवन में कभी नहीं भूलोगे। पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें, अनेकार्थियों के एक अर्थ निकलता वो वाला शब्द। पहले ए पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, तो ऐसा इंसान जो नया तो पढ़ सकता है ना लिख सकता है, तो पढ़े ना पढ़ सकर ना लिख सका उनके खां पा, अनपढ़ी तो खां, निरक्षरी तो खां, तो उसे क्या कहा जाता है, इलिटरेट के नाम से जाना जाता है। तो उसकी स्पेलिंग क्या होगी, ILLITERATE, इलिटरेट। इलिटरेट मतलब निरक्षर व्यक्ति। अच्छे से रट लो, ये पर्सन बहुत बार रिपीट हुआ है, ए पर्सन हु कांट रीड एंड राइट, ऐसा इंसान जो ना पढ़ सके ना लिख सके, उसे क्या बोला जाता है, इलिटरेट के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले वाला, ए पर्सन हु लव बुक्स, तो आया को आदमी जो सारा दिन किताबों में पढ़े रहे, सारा दिन किताबों चाटते रहे, तो उन क्या बोला जाता है, बाइब्लोफाइल के नाम से जाना जाता है। तो जिसके साथ में लास्ट में आपको फाइल शब्द दिख जाए, इसका अर्थ होता है प्रेमी, वो काम बहुत ज़्यादा करे, और बाइब्लो शब्द वो किताबों के लिए आता है, तो क्या बन जाएगा, बाइब्लोफाइल, BIBLIOPHILE। तो ऐसे याद कर लो, बाई है वो किताबों से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, तो इसको बाइब्लोफाइल से याद कर लेना, समझ आएगा। बिब्लोफाइल के नाम से इसको जाना जाता है। तो बाई है वो बहुत ज़्यादा किताबों से प्रेम करती है, बहुत ज़्यादा क्या करती है, उसको
किताबों से प्रेम है, तो याद हो गया आपको पुस्तक प्रेमी। अगले वाला है ए पर्सन हु स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, तो ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बोल सकता है उसको क्या यूज किया जाता है, पॉलीग्लोट या मल्टीलिंगुअल के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसका जो फेमस शब्द है वो क्या होता है, पोली का अर्थ क्या, पॉलीमर सुना होगा ना आपने शब्द, या पीवीसी वाले पॉलीमर होते हैं, तो वही होता है जिसमें एक से अधिक चीज़ों के लिए पोली शब्द का यूज किया जाता है, और ग्लोट का शब्द यहाँ पर भाषा से संबंधित होता है, तो पॉलीग्लोट शब्द का प्रयोग होगा। समझ में आ गई। तो उसके गले में गांठ है फिर भी वो बहुत ज़्यादा भाषाओं को बोल लेता है, तो समझ में आएगा पॉलीग्लोट को आप ऐसे से याद कर लेना, या मल्टीलिंगुअल के नाम से याद कर लेना कि उसके गले में गांठ है फिर भी बहुत ज़्यादा भाषाएं बोल सकता है वो। तो ए पर्सन हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेज आर नोन एज पॉलीग्लोट, या बहुभाषी के नाम से उसको जाना जाता है। अगले वाले पर्सन की बात करूं, ए पर्सन हु हेट मैनकाइंड, ऐसा इंसान जो इस मानव पीढ़ी से पूरी नफरत करे, तो उसे क्या कहा जाता है, मिजो एंथ्रोपी के नाम से जाना जाता है। जो मिजो एंथ्रोपी क्या हो गया, MISA, मिसा एंथ्रोपी। तो मिसा नाम की एक लड़की है, वो क्या करती है, पूरी मानव प्रजाति से क्या करती है, नफरत करती है। तो आपको मिसा से याद कर लेना है कि जो पूरी मानव जाति से क्या करे, नफरत करे। एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। तो मिसा एंथ्रोपी समझ में आ गया आपको। मिसा नाम की लड़की है, वो क्या कर रही है, पूरे मानव समाज से क्या करती है, घृणा करती है। अगले वाला पर्सन, ए पर्सन हु लव मैनकाइंड, ऐसा इंसान जो मानव प्रेमी है, जो मानवों से प्रेम करता है, वो क्या, उसको किस नाम से जाना जाता है, फिलनएंथ्रोपिस्ट के नाम से जाना जाता है। उसको मानव प्रेमी के नाम तक, मानवता प्रेमी के नाम से उसको जाना जाता है। तो मैंने पहले बताया था, फाइल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, प्रेम से किया जाता है, और मिजो शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है, गणना के लिए किया जाता है। तो एंथ्रोपी शब्द होता है इंग्लिश में, वो होता है मानव प्रजाति के लिए होता है। फाइल मतलब प्रेम करने वाला, फाइल शब्द किससे संबंधित आता है, प्रेम से। मिजो मतलब गणना से, तो मिजो मतलब गणना, एंथ्रोपी मतलब मानव प्रजाति। तो मानव प्रजाति से गणना क्या, मिजो एंथ्रोपी। फाइलो एंथ्रोपी मतलब मानव प्रेम करने वाला व्यक्ति। अगले वाला पर्सन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, ए पर्सन हु बिलीव इन गॉड, तो जो भगवान में विश्वास करे उसे क्या कहा जाता है, थेसिस्ट के नाम से जाना जाता है। THEIST, थेसिस्ट मतलब आस्तिक व्यक्ति है, उसको थेसिस्ट के नाम से जाना जाता है। जो भगवान में विश्वास रखता है उसको क्या कहते हैं, थेसिस्ट व्यक्ति के नाम से उसको जाना जाता है। 7 नंबर पर्सन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ऐसा इंसान जो भगवान पे विश्वास नहीं रखता है, तो थेसिस्ट आ गया, और जहाँ पर ए लग जाता है उसका अर्थ होता है नहीं। तो नास्तिक व्यक्ति को क्या बोला जाता है, ए थेसिस्ट, THEIST, और उसके आगे ए लग गया है। अगले वाला पर्सन है ए पर्सन हु डाउट एवरीथिंग, तो ऐसा इंसान जो हर चीज़ पे शक करता है, तो उसको क्या बोला जाता है, स्केप्टिक के नाम से जाना जाता है। SKEPTIC, स्केप्टिक। तो आपको इस शब्द में कुछ शक की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, तो स्केप्टिक शब्द का प्रयोग क्या होता है कि कोई इंसान जो हर चीज़ पे शक करे उसको स्केप्टिक के नाम से जाना जाता है, SKEPTIC। तो स्केप्टिक के नाम से जाना जाता है, शक के नाम से स्केप्टिक को याद कर लेना कि वो तो हर चीज़ पर शक करता है, स्केप्टिक व्यक्ति है। अगले वाला पर्सन है ए पर्सन हु कैन राइट पोएम, तो ऐसा इंसान जो पोएम वगैरह लिख सकता है उसको क्या बोला जाता है, पोइट के नाम से जाना जाता है। तो उसको किस नाम से जाना जाता है, पोइट के नाम से जाना जाता है, कवि के नाम से जाना जाता है। ये तो आपको अच्छे से वैसे भी याद होगा। अगले वाला पर्सन, ए पर्सन हु वर्क फॉर फ्री, तो ऐसा इंसान जो फ्री में काम कर ले, तो उसको क्या कहा जाता है, वॉलेंटियर के नाम से जाना जाता है। तो आपको नहीं कहा था स्कूल कॉलेज में आपको वॉलेंटियर बनाया जाता, तो उसके पैसे थोड़े मिलते हैं, आपको फ्री में काम कराया जाता है, स्वयं सेवक के रूप में बोला जाता है। तो उसको क्या होगा, वॉलेंटियर की स्पेलिंग होगी VOLUNTER। समझ में आ गया, ऐसे समझ लो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है उसको वॉलेंटियर बोला जाता है। अगले वाला पर्सन, ए थिंग दैट कांट बी सीन, तो ऐसी चीज़ है जिसको अपन नहीं देख सकते, उसको क्या बोला जाता है, उसको अदर से बोला जाता है इनविजिबल। समझ में आ गया, इनविजिबल। तो विजिबल तो आपको पता, कोई चीज़ दिख जाए उसको विजिबल बोलते हैं। जहाँ पर ए इन लग जाए, इनका अर्थ नेगेटिव सेंस में होता है, उनका अर्थ क्या होता है, वो चीज़ नहीं दिख रही है, तो इसका क्या होगा, इनविजिबल, INVISIBLE, इनविजिबल के नाम से उसको जाना जाएगा। अगले वाला सेंटेंस है ए थिंग दैट कांट बी हर्ड, तो ऐसी चीज़ है जिसको नहीं सुन सकते अपन, उसको किस नाम से जाना जाएगा, इनऑडिबल के नाम से आपको देखने को मिलेगा। तो नहीं सुन सकते, ऑडिबल मतलब क्या होता है, सुनना हो गया, और मैंने क्या बताया, इन लग जाता है तो उसका नेगेटिव सेंस निकल के आता है, इसका अर्थ क्या होगा, इनऑडिबल है वो, इसका अर्थ आपको देखने को मिलेगा, तो सर्वे होगा उसका। अगले वाला पर्सन है
अगले वाला पॉइंट है ए थिंग दैट कांट बी रीड। तो ऐसी चीज़ है जिसको अपन नहीं पढ़ सकते, उसको क्या बोला जाता है? इलिजिबल के नाम से उसको जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? इलिजिबल। इलिजिबल ऐसे समझ लो इलीगल चीज़ है, उसको अपन पढ़ नहीं सकते, तो इसलिए इसको याद कर लो, इलिजिबल। ये सारे शब्द हैं, ये कंपटीशन में देखने को मिलेंगे आपको, आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, ये इतने इंपॉर्टेंट पर्सन आपको है। अगले वाला है वन हु इज़ ऑल पावरफुल। तो ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है उसे क्या बोला जाता है? ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट। तो आपको पता है पोटैटो से याद कर लो, पोटैटो मतलब क्या होता है? आलू होता है। आलू बहुत, आलू खाकर आदमी मजबूत हो जाता है ना बहुत ज़्यादा, तो वैसे याद कर लो ओमनी नाम का आदमी वो पोटैटो खाकर इतना मजबूत हो गया कि उसको कोई हरा ही नहीं सकता, सर्वशक्तिशाली आदमी है। तो समझ में आ गया ओमनीपोटेंट, समझ में आ गया? ओमनीपोटेंट से इसको याद कर लो, पोटैटो खाकर वो मोटा हो गया, एकदम सर्वशक्तिशाली हो गया। अगले वाला क्या? वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह प्रेजेंट हो। तो ओमनी शब्द का प्रयोग क्या होगा? हर जगह के लिए, समझ में आ गया? तो ओमनी प्रेजेंट मतलब क्या होगा? प्रेजेंट मतलब हर जगह स्थापित होता है, और ओमनी मतलब प्रेजेंट मतलब स्थापित होना, और ओमनी मतलब हर जगह है, तो सर्वव्यापी जो हर जगह मिल जाए। अगले वाला है वन हु नो इज सम एवरीथिंग। तो ओमनी सेंट, ओमनी सेंट का ओमनी मतलब हर जगह, सेंट को ऐसे याद कर लो वो एकदम संत है, ऐसा संत है जो हर इंसान की बातों को जानता है। तो इसको क्या होगा? ओमनी सेंट है, वो ऐसा संत है जो हर इंसान की बातों को जानता है, उसी को क्या कहा जाता है? ओमनी के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता है संत वगैरह हर चीज़ जानते हैं, तो इसको क्या होगा? ओमनी सेंट है, वो इसका अर्थ होने वाला है। अगले वाला पर्सन है वन हु लुक एट द ब्राइट साइड। तो ऐसा इंसान जो आपकी क्या इंसान अच्छाई 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 अच्छी चीज़ों को देखे, उसी को क्या कहा जाता है? ऑप्टिमिस्टिक के नाम से आपको उसको जाना जाता है। तो ऑप्टिमिस्टिक कौन होते हैं? आया को नहीं भाई, आया को आदमी है जो हर मुश्किल परिस्थिति में क्या कर लिया है? ऑप्टिक चीज़ें, ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी एकदम, उसको क्या बोला जाता है? ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति बोला जाता है। समझ में आ गया? अगले वाला वन हु लुक एट द डार्क साइड। तो वो चीज़ों की मुश्किल चीज़ों को देखता है, तो वो क्या होता है? पेसिमिस्ट होता है। समझ में आ गया? तो ऐसा समझ लो कि उसका तो दो पैसे खर्च होते हैं, क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है, निराशावादी आदमी है, तो उसको पेसिमिस्ट से याद कर लेना आपको। ए लाइफ हिस्ट्री रिटन बाई समवन। तो कोई किसी और इंसान के द्वारा अगर आपकी कोई चीज़ लिखी जाए, जीवनी लिखी जाए, आपके बारे में लिखा जाए, तो आपने नहीं सुना होगा वो उसकी बायोग्राफी। तो धोनी वाली मूवी बनी थी, वो उसकी बायोग्राफी पर ही तो थी। तो बायोग्राफी क्या होती है? ऐसा बायो नहीं लिखते हो आप, बायो के ऊपर एक ग्राफ लिखा गया, पूरा का पूरा पैसे लिखा गया, तो वो क्या बायोग्राफी हो गई, एक किताब हो गई, जो कि इसको क्या बोला जाता है? जीवनी के नाम से जाना जाता है। तो बायोग्राफी हो गई। बायो लिखते हो ना आप अपना इंस्टाग्राम पे या फिर जो भी सोशल मीडिया पे होते हैं, तो उस पर पूरा ग्राफ या पैसेज लिखा गया है। इससे क्या होता है? एक किताब लग दी, इतना बड़ा बायो लिख दिया कि एक पूरा पैराग्राफ पैसेज ही बना दिया, तो उसको जीवनी के नाम से लिखा जाता है। और ये कोई और के द्वारा, समवन एल्स दिखे वहां पर बायोग्राफी लिखना आपको। अगर व्यक्ति खुद ही खुद के बारे में लिख रहा है तो ऑटो शब्द का होगा। ऑटो मतलब खुद से, और बायोग्राफी मतलब वो समझा दिया आत्मकथा होती है वो। द स्टडी ऑफ द स्टार्स। तो स्टार्स ग्रहों के बारे में ज्ञान रखते हैं, उसको क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमी के नाम से समझा जाता है। तो जहाँ पर आपको लॉजी शब्द दिख जाए, लॉजी का शब्द या नोमी शब्द का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना। तो एस्ट्रो मतलब क्या? आपने एस्ट्रोनॉम का क्या अर्थ क्या होगा? जो खगोल वगैरह के बारे में ध्यान रखते हैं। द स्टडी ऑफ माइंड, ऐसा इंसान जो दिमाग को पढ़ ले। तो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वही तो दिमाग को पढ़ते हैं। तो साइकोलॉजिकल ऐसे भी समझ लो, ये तो एकदम साइको इंसान, एकदम पागल इंसान है, दिमाग वगैरह सब साइकोलॉजी से संबंधित होते हैं। तो इसका सही क्या होगा? साइकोलॉजी होगा। वन हु इज ऑलवेज स्लीप। तो ऐसा इंसान है जो हमेशा सोया रहता है, उसको निद्रालु बोलते हैं। उसका शब्द क्या था? सोमोलेंट। सोमोलेंट। तो आपने जापान के जो सोमो आदमी होते हैं ना, मोटे मोटे आदमी होते हैं जो आपके सोमो रेसलिंग करते हैं, कुश्ती करते हैं, तो ऐसे समझ लो वो तो सोमो है, वो तो एकदम सारे दिन पड़ा ही रहता है, सोया ही रहता है। तो सोमोलेंट सबसे इसको याद कर लेना है। अगले वाला पर्सन है वन हु ईट टू मच। ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा खाता है। तो ग्लूटन। ग्लूटन सबसे याद कर लेना है कि गबड़ खा गया एकदम, मतलब जल्दी जल्दी खा गया, तो ग्लूटन से सबसे याद कर लेना है इसको आपको। GLUTTON ग्लूटन शब्द होगा। अगले वाला पर्सन ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। तो ऐसी जगह जहाँ पर जो डेड बॉडीज है उनको रखा जाता है, वो क्या होती है? मोर्चरी होती है। ये तो आपको भी पता होगा। शवगृह को अपन क्या बोलते हैं? मोर्चरी के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर डेड बॉडीज है उनको रखा जाता है, उसे मोर्चरी के नाम से ही जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मोर्चरी सबसे जाना जाता है शवगृह को। तो ये तो आपने अखबार में भी सुना काफ़ी बार।
ए प्लेस वेयर एनिमल आर केप्ट, तो जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है वो क्या होता है, उसको जू कहा जाता है, चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। अगले वाला ए स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, तो एक्सटेम्परर। एक्सटेम्परर मतलब टेम्पो की तरफ बिना कुछ तैयारी करे आ गया, एकदम कोई तैयारी नहीं है, उसको एक्सटेम्परर बोला जाता है। अगले वाला लास्ट नंबर, ए पर्सन हु ट्रेवल ऑन फुट, तो जो पैरों पर चलता है, पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन को समझ लो कि पैदल ही चल रहा है वो आदमी, तो उसको क्या पेडेस्ट्रियन के नाम से जाना जाता है। तो ये होगा आपका जो डेफिनेशन, जो एंटोनिम सिनोनिम सारे के सारे करवा दिए। अब बात करें अपन एंटोनिम और सिनोनिम की, तो सबसे पहले आपको मैंने ज़्यादा नहीं 15 ही करवा रखा हूँ, सारी ट्रिक के साथ करवा रहा हूँ, अच्छे से कर लेना, ऐसी ट्रिक आपको कहीं पर नहीं देखने को मिलेंगी। पहला है हैप्पी। हैप्पी मतलब खुश होना, तो हैप्पी का जो सिनोनिम हो क्या होगा, जॉयफुल। तो आप जॉय में होते हो, खुशी में होते हो, तब उसको जॉयफुल ही तो बोलते हैं। और खुशी का उल्टा क्या, उदास हो गया, सैड हो गया। तो हैप्पी मतलब जॉय से फुल है, पूरी तरीके से भरा हुआ है, इसीलिए वो क्या है, खुश है। और इसका उल्टा सैड तो आपको पता ही है। अगले वाला पर्सन है ब्रेव, तो ब्रेव का क्या हो, क्रेज, क्रेजियस, तो एकदम क्रेजियस आदमी है ब्रेव आदमी। कोई ब्रेव आदमी होता है वो क्रेजी होता है ना, एकदम क्रेजियस होता है, क्रेज से भरा था, बहादुर हो गया। इसका उल्टा क्या होगा, कावर्ड, एकदम काऊ की तरह, एकदम क्या, कायर आदमी है। तो ऐसे याद करो, कावर्ड को क्या याद करो, काऊ की तरह एकदम कायर आदमी है। तो ब्रेव का उल्टा क्या होता है, क्रेजियस आदमी हो गया। क्रेजी आदमी होते हैं एकदम, जिनमें क्रेज होता है, बहुत ज़्यादा साहस होता है, उसको क्रेजी बोलते हैं, क्रेजियस बोलते हैं। और कावर्ड मतलब काऊ की तरह एकदम कायर आदमी है, ये याद कर लेना। अगले वाला पर्सन फास्ट। फास्ट मतलब जो तेजी से कार्य करे, उसको क्या बोला जाता है, क्विक। क्विक तो ये तो पता है, आपको भी याद होगा। और स्लो, स्लो मतलब धीमा, तो ये तो सब कर सकते हो आप। अगले वाला क्या, होनेस्ट। होनेस्ट मतलब क्या, सच्चा व्यक्ति। तो सच्चा व्यक्ति होगा वो क्या होगा, हमेशा ट्रूथ बोलेगा, सच्ची बातें बोलेगा, तभी तो सच्चा आदमी होगा, होनेस्ट आदमी होगा। और इसका उल्टा क्या, डिसहोनेस्ट हो गया। तो डिस हो गया, इन हो गया, ये सब क्या होते हैं, आपका झूठे से संबंधित होगा। तो आपको पता है जो होनेस्ट आदमी होगा वो हमेशा क्या बोलता है, ट्रूथ, सच्ची बातें ही बोलता है। अगले वाला पर्सन स्ट्रोंग। तो स्ट्रोंग आदमी होगा वो पावरफुल होगा, मजबूत होगा, स्ट्रोंग होगा। आपको तो पता है स्ट्रोंग आदमी हमेशा क्या होगा, पावरफुल होगा, पावर से भरा होगा, एकदम पावर से फुल होगा एकदम, तो वही आदमी स्ट्रोंग होगा। वीक मतलब कमजोर, तो कमजोर आदमी होगा एकदम वीक आदमी, एकदम लकड़ी आदमी, ऐसा नहीं बोलते अपन, तो वही वीक होगा। अगले वाला पर्सन लेडी, लेजी, सॉरी लेडी नहीं, लेजी। लेजी मतलब क्या होगा, एकदम आलसी आदमी के लिए। तो आइडल, आइडल ऐसे समझ लो कि एकदम आइडल की तरफ पड़ा रहता है। तो आइडली पड़े रहते हैं मतलब जो कुछ कार्य नहीं कर रहा है, बस ऐसा ही पड़ा हुआ है, आइडल है एकदम, ऐसा कैसा पड़ा हुआ है। और एक्टिव मतलब क्या, एक्टिव है, एक्टिवा चलाकर एकदम एक्टिव है, ऐसे याद कर लो आप, एकदम मतलब सक्रिय आदमी है। तो एक्टिव का एंटोनिम होगा, उल्टा शब्द क्या होगा, एक्टिव शब्द होने वाला है। लव मतलब क्या होता है, प्यार। प्यार समझ, तो इसका क्या, अफेक्शन है, उसको उसके प्रति अट्रैक्शन है, अफेक्शन है, वो क्या होता है, प्रेम होता है। और उसका क्या होता है, हेट, उसका उल्टा शब्द होता है। अगले वाला शब्द है बिगेन। बिगेन मतलब किसी भी चीज़ की क्या होगी, शुरुआत के लिए, स्टार्ट करने के लिए बिगेन शब्द का प्रयोग किया जाता है। और उल्टा क्या होगा, शुरुआत का उल्टा क्या होता है, एंड होता है, वो शुरुआत खत्म करना होता है। अगले वाला शब्द है क्लेवर। क्लेवर मतलब क्या, वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा चतुर होते हैं, तो चतुर व्यक्ति के बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है ये। और उसका उल्टा क्या होता है, फुलिश, एकदम क्या है, मूर्ख आदमी है। तो फ्लेवर फोक्स होती है, वो क्या होती है, चतुर होती है, इंटेलिजेंट होती है। तो ये ट्रिक थी इसकी। अगले वाला लार्ज। लार्ज मतलब बहुत बड़ा, बिग हो गया। और इसका उल्टा क्या होता है, स्मॉल है, वो छोटा, इसका उल्टा होता है, एंटोनिम होता है। अगले वाला एंशियंट। एंशियंट मतलब बहुत ज़्यादा पुराना। तो एंशियंट के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, ओल्ड का उपयोग करते हैं, मतलब पुरानी चीज़ है उसका प्रयोग करते हैं, पुराने ज़माने की चीज़ है, एकदम ओल्ड विचारों वाला व्यक्ति, ऐसे बोलते हैं ना अपन। मॉडर्न मतलब क्या होगा, एकदम जो नया है, नए व्यक्ति के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, मॉडर्न शब्द का प्रयोग करते हैं। अगले वाला शब्द है होनेस्ट। होनेस्ट मतलब क्या होगा, ईमानदार। तो एकदम ईमानदारी के लिए किसका प्रयोग होगा, सिंसियर शब्द का प्रयोग होगा, वो बहुत ज़्यादा सिंसियर है, ईमानदार व्यक्ति है। उल्टा क्या होगा, डिसहोनेस्ट मतलब बेईमान व्यक्ति है, एकदम डिसहोनेस्ट व्यक्ति है। तो यही है, होनेस्ट व्यक्ति है वो सिंसियर होगा, और डिसहोनेस्ट वो होगा, बेईमान व्यक्ति होता है। अगले वाला फेमस आदमी है। तो फेमस के लिए वेल नोन होगा, जिसको भाई सब जानेंगे, जिसको सब नोन करेंगे, जानेंगे, वही क्या, प्रसिद्ध व्यक्ति होगा। उल्टा क्या होगा, अननोन के लिए क्या होगा, अज्ञात व्यक्ति के लिए क्या यूज किया जाता है, अननोन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसके ट्रिक बनाई थी कि फेमस एक्टर को सभी लोग क्या होते हैं, सभी लोग वेल नोन होते हैं, सभी लोग जानते हैं। अगले वाला क्या है, फ्रेंड। तो अगले वाला शब्द है फ्रेंड। फ्रेंड मतलब क्या होता है, कंपेनियन। तो जो जिसके साथ कंपनी बनाकर आप रहते हो ना, वो क्या होता है, आपका मित्र होता है, दोस्त होता है। और इसका उल्टा क्या है, दुश्मन हो गया। तो एनिमी है, वो क्या होता है, दुश्मन होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एनिमी के नाम से जाना जाता है। स्पेलिंग को आप अच्छे से याद कर लेना। अगले वाला शब्द है एम्पटी। एम्पटी मतलब क्या होगा, खाली हो गया। तो खाली इंसान होता है,
खाली व्यक्ति होता है उसको क्या बोला जाता है, अपन अपन बोलते हैं भाई वेकेंट है, ये तो वैकेंसी है ना, वैकेंसी वेकेंट ऐसा बोला जाता है ना। तो खाली के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वेकेंट का। और भरे हुए के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फुल का प्रयोग किया जाता है। भैया तो एकदम भरा हुआ व्यक्ति है, फुल व्यक्ति है। अगले वाला शब्द है ब्राइट। ब्राइट मतलब क्या होगा, चमकना। तो एकदम शाइन करती है ना, चमकने वाली चीज कैसी होती है, चमकीली होती है, शाइन करती है। और इसका उल्टा क्या था, डल हो गया। तो ब्राइट बल्ब वो कैसा करता है, शाइन करता है, आपको बताया। और डल मतलब फीका है, वो एकदम कैसे डल डल व्यक्ति, एकदम उदास उदास व्यक्ति। तो बोलते हैं ना कि आज तो तुम डल लग रहे हो, डल लग रहे हो मतलब सुस्त लग रहे हो एकदम। काइंड मतलब क्या होता है, दयालु व्यक्ति। काइंड मतलब क्या, दयालु। दयालु के लिए जेनरस व्यक्ति हो गया। तो जो सभी जनरेशन का ध्यान रखे वो जेनरस व्यक्ति होता है, एकदम दयालु व्यक्ति होगा। और इसका क्या, एकदम क्रूर। क्रूर मतलब एकदम क्रूर व्यक्ति है एकदम, वो सब सुनोगा। तो इसका शब्द क्या, क्रूर, CRUEL, क्रूर शब्द होता है, वो एकदम क्रूरता के लिए प्रयोग होता है। अगले वाला पर्सन है नॉइस। नॉइस का प्रयोग किसके लिए होता है, ध्वनि के लिए, साउंड के लिए। और इसका उल्टा क्या होगा, साइलेंस। मतलब एक जो बहुत ज़्यादा नॉइस आवाज़ फैलाता है तो वो क्या होगा, साउंड करेगा। उल्टा क्या होगा उसका, एंटोनिम साइलेंस होगा। चीप मतलब क्या होगा, सस्ता होगा। इसका जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है, सस्ते का। इनएक्सपेंसिव, समझ, चीप मतलब सस्ता, एक्सपेंसिव मतलब क्या होता है, सस्ता होता है और महंगा होता है, सॉरी। और इन के लग गया तो नहीं, मतलब इनएक्सपेंसिव, सस्ता। और इसका उल्टा क्या होगा, कॉस्टली। कोई भी चीज़ महंगी चीज़ों के लिए क्या प्रयोग, किसका प्रयोग होता है, कॉस्टली शब्द का प्रयोग होता है। अगले वाला शब्द बिटर। बिटर शब्द के लिए किसका प्रयोग होता है, कड़वे के लिए बिटर शब्द का प्रयोग होता है। और इसका उल्टा क्या होगा, स्वीट है, मीठे। मीठे के लिए किसका प्रयोग होता है, स्वीट शब्द का प्रयोग होता है। अगले वाला शब्द है विन। विन मतलब जीतना। और जीतने के लिए किसका प्रयोग होता है, विक्ट्री। तो आप जीतते हो तब आपको क्या, विक्ट्री की एक ट्रॉफी मिलती है, तो वही होता है। विक्ट्री के लिए किसका प्रयोग होता है, जीत का प्रयोग होता है। और इसका उल्टा शब्द क्या होगा, लॉस है, हार है। वो किससे संबंधित होती है, आपकी जो हार से संबंधित शब्द होता है उसको क्या बोला जाता है, लॉस के नाम से जाना जाता है। अगले वाला है सॉफ्ट। सॉफ्ट मतलब क्या होगा, हल्का फुल्का होगा, सॉफ्ट चीज़ हो गई, उसके लिए प्रयोग में होता है। जेंटल मतलब क्या होगा, एकदम नरम चीज़ है, उसके लिए जेंटल शब्द का प्रयोग में लिया जाता है। तो जो नरम चीज़ है उसका क्या उल्टा क्या होता है, हार्ड हो गई। कोई भी चीज़ कठिन है उसके लिए हार्ड शब्द का प्रयोग होगा। अगले वाला है सेफ। सेफ मतलब क्या होगा, कोई भी चीज़ है सुरक्षित होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, भैया तो एकदम सेफ जगह है, सुरक्षित जगह है, सेफ एरिया है। समझ में आ गया। उसका उल्टा क्या होता है, एकदम डेंजरस। वैसे बोलते हैं ना, बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ पर तो बिल्कुल मत जाना, डेंजरस है। तो सेफ का उल्टा क्या होगा, एंटोनिम क्या होता है आपका, डेंजरस शब्द है वो इसका एंटोनिम होता है। अगले वाला देखें अपन। अगले वाला शब्द है अर्ली। अर्ली मतलब क्या होगा, जल्दी हो गया। तो कोई भी कहते हैं ना सुबह सुबह उठना चाहिए, अर्ली अर्ली उठना चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है, सून मतलब जल्दी के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उल्टा क्या होगा, लेट। तो आप लेट उठते हो, देरी से उठते हो, तो ऐसे नहीं कहा जाता कि भाई वो तो जल्दी नहीं उठा, लेट उठता है। तो समझ में आ गया, इसका उल्टा क्या होगा, लेट हो गया। एंटोनिम क्या होता है इसका, लेट होता है अर्ली का। अगले वाला क्या, स्ट्रोंग। तो स्ट्रोंग का मैंने पहले भी बताया था आपको, स्ट्रोंग का फर्म भी होता है, मजबूत भी होता है। और उसका उल्टा वीक हो गया, तो पता ही है। ऐसे नहीं बोलता एकदम मजबूत फर्म है, एकदम मजबूत है, तो वो इसके लिए फर्म शब्द का प्रयोग होता है। साइलेंट का अर्थ क्या होगा, क्वाइट होना, चुप होना। और इसका उल्टा क्या होगा, नॉइजी होगा। तो ये तो पता आपको। क्लीन। क्लीन का अर्थ क्या होता है, नीट। तो नीट भी पूछा जा सकता है। नीट का अर्थ क्या होता है, एकदम नीट है, तो मतलब क्या, साफ सुथरा एकदम। और इसका उल्टा क्या, डर्टी है, गंदा है, वो इसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्लीन इंडिया है मतलब साफ स्वच्छ इंडिया के लिए क्लीन इंडिया, तो बोलते हैं अपन। फनी मतलब हंसी मजाक करने वाला। तो इसका उल्टा क्या होगा, ह्यूमरस होगा, मजेदार व्यक्ति होगा। और गंभीर व्यक्ति होगा, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सीरियस व्यक्ति के लिए गंभीर व्यक्ति का प्रयोग में लिया जाता है। अगले वाला पर्सन है रिच। रिच मतलब क्या होगा, अमीर आदमी हो गया। और इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वेल्दी, अमीर आदमी के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका उल्टा क्या होगा, गरीब। गरीब को क्या बोला जाता है, पुअर के रूप में बोला जाता है। तो यूज टू मतलब उसके जानकार हो गए, उसको कस्टम आदत के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। भैया कौन, वो यो काम करने के लिए एकदम यूज टू हो रहे हैं, गाड़ी चलाने के लिए यूज टू हो रहे हैं, तो इसका एकस्टम्ड हो गया। और उल्टा एंड फैमिलियर हो गया। तो ये तो थे आपके एंटोनिम सिनोनिम विद ट्रिक विद हिंदी, आपको मैंने सारे के सारे समझा दिए हैं। अब मैं आपको कुछ इंग्लिश टू हिंदी के कुछ 10-15 शब्द हैं वो आपको करवा देता हूँ, लेकिन आप इनको क्या कर लेना, मैं 5 ही बताऊँगा, 5 आप खुद से कर लें, बाकी क्या आप खुद से कर लेना, क्योंकि इनमें कोई ट्रिक तो होती नहीं है, आपको बस नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश का, तो आप कर सकते हो। पहले वाला, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो इसका क्या बनेगा, मैं जा रहा हूँ, मतलब ये काम अभी हो रहा है, और प्रेजेंट में ही जा रहा होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होगा। तो मैं के लिए आई का प्रयोग होता है, तो इसका क्या बनेगा, आई एम गोइंग टू स्कूल। अगला वह क्या है, वह बहुत अच्छा गाता है। तो वह बहुत अच्छा गाता है, पहले भी गाता था और आज भी गाता है, तो इसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग होगा,
प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होगा। तो ही सिंग्स वेरी वेल। अगले वाला है तुम कहाँ रहते हो, तो रहने के लिए किसका प्रयोग होता है, वेयर डू यू लिव का प्रयोग होगा। अगले वाला है क्या तुमने खाना खाया, डिड यू ईट, तो क्या तुमने खाना खाया, तो ये क्या होगा, पास्ट में तुमने कोई कार्य किया या नहीं उसके लिए प्रयोग होगा, डिड यू ईट फूड। अगले वाला तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, ये वाला शब्द देखने को मिलेगा। अब इंग्लिश टू हिंदी की बात करें, ही इज़ रीडिंग ए बुक, तो वह एक किताब पढ़ रहा है, आएगा आपको पता है सिंपल, वो भी कोई इज रीडिंग है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो क्या कोई कार्य चल रहा होगा अभी प्रेजेंट में भी। अगले वाला है आई हैव फिनिश माई होमवर्क, तो मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, ये काम क्या हो चुका है, प्रेजेंट में हो चुका है, तो आई हैव फिनिश्ड का प्रयोग का होगा। ही लुक वेरी टायर्ड, तो वह बहुत थकी हुई लग रही है, तो अभी भी लग रही है, अभी भी वो काम है वो प्रेजेंट में हो रहा है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगले वाला प्रश्न है कैन यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, इसके लिए प्रयोग होगा। अगले वाला वेयर वी आर गोइंग टू द पार्क, तो हम पार्क में जा रहे हैं, ये सारा है। तो सारा का सारा रिवीजन, शायद ही कोई चैप्टर, कोई कॉन्सेप्ट, कोई टॉपिक है वो मैंने छोड़ा होगा, पूरी की पूरी क्लास है, बस आपको अच्छे से देख लेना है, अच्छे से पढ़ लेना, आपका सारा रिवीजन इसी क्लास से हो जाएगा। धन्यवाद।